शेर सिर्फ जेएनके में आया तो खून पीने आया। सबसे बेस्ट जवान थे, बेस्ट एनसीओ थे, बेस्ट जेसीओ थे, उसमें से आप थे। आपको किल कितना चाहिए ये बताओ, और कितने टाइम में चाहिए? तो शिव साहब ने बोल दिया 24 घंटे के अंदर मेरे को किल चाहिए। तो सुबह सुबह तकरीबन 8-9 बजे की बात है, उनके अंदर सेवों की पेटियां थी तकरीबन 200-250, उनके अंदर मिलिटेंट थे, वो गिरी, गिरते कन्फर्म हो गया मेरा टेररिस्ट। आपके भी 9/11 में बड़े अच्छे ऑपरेशंस रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्लानिंग थी वो पिछले 3 महीने से कर रहे थे। इस इलाके के अंदर एक बंदा निकला अंदर से, कॉन्टेक्ट होने वाला है, पहले को गोली लगी, वो गिरा, गिरते दूसरा खड़ा तो उसको गिरी, तब 2 और भागे उसमें से, एचएटी फायर किया, 2 टेररिस्ट और अंदर से निकले। नजदीक जाके उन्होंने अंदर ग्रेनेड फेंका। इसके लश्कर तोयबा के कमांडर थे वो। तो एक लड़की आई गेट से ना साहब, वो उधर से आई तो हमारे से थोड़ी आके जाके उसने एक लेटर घेरा कि हिजबुल मुजाहिदीन के 6 कमांडरों की खुल करके एक गांव था, उस गांव के अंदर हाजी का घर में मीटिंग चल रही है। और आप लोग सिर्फ 10 आदमी चले गए? 10 आदमी और 6 लोगों की खबर। 6 लोगों की खबर। आदमी का कालजा कांपता है जब ये पता हो कि खबर पक्की है और अंदर टेररिस्ट है। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज का एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि आज के गेस्ट सिर्फ एक फौजी नहीं है, बल्कि मेरे अपने बहुत खास रहे हैं। मैं इनको 2004 से जानता हूं, और अगर मुझे एक लाइन में इन्हें डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा एक्सेप्शनली ब्राइट एंड अनबिलीवेबली फिट। और सबसे खास बात कि कई बार हमारे एपिसोड्स में कमेंट्स आए हैं कि किसी ड्रिल इंस्ट्रक्टर को आप बुलाइए कि आखिर ड्रिल इंस्ट्रक्टर का काम क्या है, आखिर ड्रिल इंस्ट्रक्टर करता क्या है। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी ऑफिसर अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर को कभी नहीं बोलता, क्योंकि एक वो उस्ताद ऐसा होता है जो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक आपके आसपास एक साए की तरह मंडराता रहता है। वो इंश्योर करता है कि आपके चलने के लहजे से लेकर आपके खाने तक, आपके कपड़े पहनने तक एकदम दुरुस्त हो और फौजी तरीके से हो। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उसी कैटेगरी में सबसे ऊपर हैं। कैरियर देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ड्रिल इंस्ट्रक्टर, जहां पर ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। राजपुताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली, जहां इन्होंने एक सिविलियन को फौजी बनाया, एक रिक्रूट को तैयार किया यूनिट्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए। और ऐसा नहीं है कि साहब ने केवल ड्रिल इंस्ट्रक्टर की ही भूमिका निभाई। ही वाज इंस्ट्रक्टर इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वारंगटे, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर के लिए। अपनी पेरेंट यूनिट के साथ इनकी टीम ने 6 हार्डकोर मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। 9 राष्ट्रीय राइफल्स में भी मल्टीपल सक्सेसफुल ऑपरेशंस के हिस्सा रहे। लेकिन मेरे लिए इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, एलओसी पर साथ सर्व करने का मौका मिला, और मैं यह पूरे दिल से कह सकता हूं कि अपने शुरुआती आर्मी कैरियर में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। डिसिप्लिन क्या होता है, सोल्जरिंग क्या होती है, और एक असली फौजी का माइंडसेट कैसे तैयार होता है। तो आज हम बात करेंगे इनकी जर्नी की, ऑपरेशंस की, और उन रियल लेसन्स की जो किसी भी बुक में नहीं मिलते। सो लेट्स कम एंड जॉइन मेरे मेंटर, मेरे सीनियर और एक सच्चे सोल्जर ऑनरी कैप्टन कानाराम। सो आज के एपिसोड से पहले एक और बात, अगर आप पेट पेरेंट या पेट लवर हैं तो हमने बनाया है सूफी ऐप केवल आपके लिए, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पेट कम्युनिटी। और एक बड़ी न्यूज, जॉन अब्राहम is also part of this vision and mission as co-founder of the team. So download and join this movement.
जैन साहब। जैन साहब। राम राम साहब। राम साहब। पहली बात तो मैं सबसे पहले आपका वेलकम करूंगा मॉन्क्स एंड वॉरियर्स पे। और व्यूअर्स को नहीं पता होगा, लेकिन आप मेरी कंपनी के, मेरी यूनिट के बहुत ही खास, जब मैं था तो मैं कहूँगा मैंने आपको शुरुआत से देखा है। मतलब लांस नायक, नायक, हवलदार, ठीक है, और जेसीओ, और शायद मेरी कंपनी के जो सबसे बेस्ट जवान थे, बेस्ट एनसीओ थे, बेस्ट जेसीओ थे, उसमें से आप थे। ठीक है, कोर्स में भेज दो तो इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग आनी ही आनी है। ठीक है, फिजिकल किसी से कम नहीं है। आप CIJW में इंस्ट्रक्टर थे, IMA में ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, राजरीप सेंटर में ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, हरियाणा पुलिस के 2 बार ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। ठीक है, तो मतलब मैं सबको बताता था कि जवान अगर बनना है तो कान्हा साहब की तरह बनो, कि कहीं पर भी किसी काम के लिए अगर मैंने अपॉइंट कर दिया या फौज ने भेज दिया तो वहाँ से शाबाशी ही आएगी। और फ़ोन आता था कि यार ये जो आपका NCO आया था या ये जो जेसीओ साहब आए थे, बहुत बढ़िया काम था इनका, एकदम फिट। और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कंपनी में गुत्रिया में होते थे मेरे साथ। तो वेलकम साहब। जैन साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस स्टेज के ऊपर आके बोलने का मौका दिया मेरे बारे में, और जो मैंने 28 साल में सेवा की उसके बारे में बताने का, और देश के यूथ को एक जगाने का जो काम किया, इसके लिए मैं आपका, आपकी पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साहब। नहीं साहब, आपको नहीं तो किसको, मैं आपके बारे में तो सुनता ही रहा हूँ जब से हमने फ़ौज छोड़ी है तब से। एंड इनफैक्ट जैसे कौशिक कह रहा था कि आप IMA में इंस्ट्रक्टर थे साहब, आप रेजिमेंटल सेंटर में इंस्ट्रक्टर थे, आप CIJW में, IMA में तो आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। सबसे खूंखार प्रकार के जो होते हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर। हमारे चैनल में बड़े सारे लोगों ने पहले भी बुलाया कि ड्रिल इंस्ट्रक्टर को लाइए, तो आज हम लेके आए ड्रिल इंस्ट्रक्टर। मतलब आप कहीं पे भी जाओ ना तो दूर आप देखते थे कि कहीं उस्ताद तो नहीं खड़ा हुआ है, जो है कहीं झाड़ी के पीछे, कहीं टर्न पे। सबसे ज़्यादा अगर किसी कैडेट की फटती थी तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर से बचता था, ड्रिल इंस्ट्रक्टर से। पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग होती है किसी भी एकेडमी के, वो एकदम ड्रिल इंस्ट्रक्टर के नीचे ही निकलता है। क्योंकि ड्रिल इंस्ट्रक्टर वो भूत होता है जो 24 घंटे कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, बाकी तो अपने अपने ग्राउंड में होते हैं। बट सिर्फ उतना ही नहीं, आप ऑपरेशनल इंस्ट्रक्टर थे ट्रेनिंग में CIJW में, वहाँ पे तो ड्रिल नहीं थी। हाँ साहब। मतलब आप जैसा आदमी साहब पूरे फौज का बैकबोन है। पूरी फौज आप जैसे लोगों पे ऊपर चलती है, तो हमें बहुत खुशी है साहब आपको बुलाते हुए। ये सब के बारे में हम ड्रिल वगैरह CIJW सब के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। बट सबसे पहले ये आप मुझे बता रहे थे कि बड़ा तगड़ा ऑपरेशन किया था आपने। हमारा चैनल ऑपरेशनल वाला है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। वो साहब अपना जो बांदीपुर में जब यूनिट थी तो एक ऑपरेशन काला पत्थर हुआ था, जिसमें जगवीर साहब थे। सेम अगेन मैं फिर वही बताऊंगा कि हमारी कंपनी थी, ठीक है। और जगवीर साहब को शौर्य चक्र मिला था, दलवीर साहब को सेना मेडल मिला था, और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था। मतलब उस समय उस इलाके का, उस ब्रिगेड में बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ था। आप उसका बताइए। ये साहब एक इन्फेंट्री के लिए ऐसा ऑपरेशन था कि वो देखते तो हम 99% 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन और 0 कैजुअल्टी। और ऑपरेशन मात्र 2 से 2.5 घंटे में किया हमने, लेकिन इसकी जो प्लानिंग थी वो पिछले 3 महीने से कर रहे थे। आपको शुरुआत से मैं इसके बारे में बताऊं तो 3 महीने पहले एक जंगल के अंदर किसी लेडीज़ की हरकत देख के गई थी, और वो सोच थोड़ा सा साहब शुरू से करते हैं। हाँ सर। आप लोग किस एरिया में थे, इलाके, और 19 राजेश की बात कर रहे हैं? हाँ। जी। ये बांदीपुरा के पास में था साहब। बांदीपुरा के पास में छोटा सा आगे एक गांव पड़ता था जो इसके मच्छल सेक्टर के नीचे आता है। अच्छा। वो LC क्रॉस करके जब आते थे ना, तो LC के क्रॉस करने के बाद में दूसरा या तीसरा गांव आता था, दूसरा तीसरा गांव था। ओके। क्रॉस करने का उनका जो एरिया था या जो रूट हम बोलते हैं वो उद्देश्य था साहब। ओके। और जो ये हमने ऑपरेशन किया था, वहाँ जब ये क्रॉस करते थे तो वहाँ कुछ हाइडआउट थे। तो LC को क्रॉस करके जो टेररिस्ट थे ये कुछ दिन के लिए उन हाइडआउटों में होल्ड करते थे, जिसको हमें वैसे फौजी भाषा में कहे तो एक टेररिस्ट कैंप होता है, जो सबसे टेम्परेरी कैंप बोलते हैं, जिसमें 8 से 10 टेररिस्ट 24 घंटा या 32 घंटा या 48 घंटा इतने उसमें रुक के फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तो वो उस टाइप का एक हाइडआउट था। नाला था, नाला के साथ में बड़ा पत्थर था, पत्थर के अंदर बना रखा था, जिसमें 10 आदमी आराम से रेस्ट कर सकते हैं। उनका खाने पीने की पूरी व्यवस्था पूरा हो सकता है, उनका हथियार वगैरह सब कुछ। तो उसका हुआ क्या था साहब कि उस रूट के ऊपर हमारी पेट्रोल चलती थी, हम अम्बुश लगाते थे, लेकिन कभी हमारे को ऐसी पक्की टेलटेल साइन तो कई बार मिलते थे। जंगल में हम पेट्रोल में गए
या एक आध बार हम उसके लिए गए तो हम लेट नाइट जाते और मॉर्निंग फर्स्ट लाइट होने के बाद आते। तो एक दो बार हमारे को ऐसा शक हुआ कि कहीं टेल साइन मिला, जैसे सिगरेट का पैकेट मिला जहाँ जंगल में ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, या एक दो बार बिस्किट पैकेट का जो कवर होता है वो मिला, वो जंगल में नहीं होना चाहिए। तो हमारे को शक हुआ। तो मैं गाइड चल रहा था, मैंने उस पैकेट को पहले तो लकड़ी की डंडी से साइड में करा। हम किसी भी स्याही के अंदर किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं छूते साहब। फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये अपने इंडिया का कलर में नहीं, उसका कलर भी कुछ अलग था। उसको उठा के देखा तो उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। तब हमारे को डाउट हुआ कि इस इलाके के अंदर हरकत जरूर है। फिर हम उस दिन आए, आके हमारी पेट्रोल थी, हमारे साथ में ये सुबदार है, जगबीर साहब थे हमारे पेट्रोल कमांडर, उनको बताया। उन्होंने आके कंपनी कमांडर साहब को बताया कि साहब आज हम गए थे, हमारे को ऐसे ऐसे बिस्किट का पैकेट मिला है और मेड इन पाकिस्तान लिखा है, इस इलाके में मूवमेंट तो है। वो बात फिर कंपनी कमांडर साहब ने सीओ साहब को बताई। सीओ साहब ने फिर प्लानिंग बनाई कि इस इलाके के ऊपर अपनी नज़र रखी जाए। तो हमने क्या किया साहब, एक सर्वेलेंस टीम तैयार करी। जिस इलाके के अंदर हम गए थे तकरीबन हमारी COBC वो 3 से 4 किलोमीटर का लगभग एरिया था और खड़ा पहाड़ था। COB यानी कंपनी ऑपरेटिंग बेस, जहाँ पे आपकी कंपनी ऑपरेटिंग बेस था। कंपनी ऑपरेटिंग बेस ही तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर था। हमने क्या किया साहब, वो एक नाला आता था LC की तरफ से, दोनों साइड में पहाड़ थे, बीच में नाला था। तो जिस तरफ से हमारे को हम गए उस पगडंडी के ऊपर हमारे को वो टेल साइन मिला ना, उसके अपोजिट साइड में हमने एक सर्वेलेंस टीम तैयार करी कि उस इलाके में नाले वाले में कोई हरकत करता है उसको दिखाई नहीं दे और हम उस नाले के ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो हमने उसके ऊपर टीम तैयार की। तो हमारे को तकरीबन 6-7 दिन बाद में एक दिन उस इलाके में तकरीबन सुबह की 8-9 बजी थी। तब हमने एक लेडीज़ की हरकत देखी जो हाथ में खाना लिए हुए जैसा खाना टाइप का उसका बैग था। तो उसको हमने ऑब्जर्व किया। वो हमारे को हाइड आउट तक तो जाती नहीं दिखी, लेकिन हाइड आउट से तकरीबन 300-400 मीटर पहले तक उसकी हमारे को हरकत दिखी। फिर नाले में क्या मोड़ आ जाता था, आगे की हरकत नहीं। तो हमने उसको देखा कि कब जाती है, कितनी देर में आती है। तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद में वहाँ से वापस आई। हमने सर्वेलेंस पॉइंट वहाँ ही लगा रखा। तो जब गई थी तो उसका हाथ में बैग थी, ले आई जब उसका हाथ खाली था। हमने उसको पूरा उसके अंदर कैमरे में कैद किया। उसको आपके कंपनी कमांडर साहब को बताया कि साहब ऐसी ऐसी हरकत देखी। फिर वो सर्वेलेंस पॉइंट हमने तकरीबन साहब लगभग 1 महीने तक परमानेंट रखा कि इस इलाके में क्या क्या मूवमेंट होता है। वो एक हमारी ऐसी जगह थी कि उस नाले वाला या मूवमेंट करने वाला को दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे को पूरा इलाका दिख रहा था। गॉड, पूरा हमारे को इलाका दिखता है। इतना दिन हमने करने के बाद में फिर एक दिन सीओ साहब आए। सीओ साहब के साथ में बैठ के और जो हमारी सर्वेलेंस टीम जाती थी वो सीओ साहब और कंपनी कमांडर साहब सारे मिलके उसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया 8-10 दिन का कि 8-10 दिनों में तुमने क्या क्या देखा, इलाका में क्या परिवर्तन देखा, आता जाता और तुम्हारे को कौन नजर आया। फिर सीओ साहब ने बोला ठीक है, आप 3-4 दिन और सर्वेलेंस करो, आपका इलाका ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पता चल गया ना तो फिर हमारा हाथ से ऑपरेशन फेल हो जाएगा। लगभग 3 से 4 दिन तक फिर हमने सेम वही सर्वेलेंस रखी उसके बीच में भी 1-2 बार आदमी का मूवमेंट आया, कुछ लेके गया है, आते टाइम वो खाली आता है। मतलब ये अनुमान लगाते थे कि भाई इनका खाना का कुछ जा रही है। हाँ, आगे हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि इनके ज़्यादा नज़दीक चले गए थे, इनका कहीं ना कहीं संतरी मिलता है। जो टेररिस्ट कहीं पर भी हाइड आउट बनाते हैं तो ये 300 से 400 मीटर इलाके कोई ऐसी डोमिनेट हाइड होता है जिसमें इनका संतरी होता है पक्का, या तो संतरी हथियार वाला होता है, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ शिवलिंग को बिठा के रखते हैं ताकि उनको कोई भी मूवमेंट हो सिक्योरिटी फोर्स का तो उनको पता चल जाए जी। फिर हमने पूरी खबर दी तो सीओ साहब ने प्लान बनाया वहाँ पर एक शेडो ऑपरेशन का। सीओ साहब आए हमारे पास में, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, उसका प्लान बनाया, पूरी टीमें तैयार करी, एक एक टीम के साथ में एक जेसीओ साहब और एक क्यूआरटी कंपनी कमांडर साहब की, और ओवरऑल ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए सीओ साहब अपनी क्यूआरटी लेके और COB में आ गए। हम इसका प्लानिंग करते करते हमारी जो सर्वेलेंस टीम थी वो परमानेंट थी, उनको तो यदि बंदा बदली करना है तो हम लास्ट लाइट के ऊपर बंदे चेंज कर देते, लेकिन पॉइंट को नहीं छोड़ा हमने उस ऑपरेशन के लिए पहली रात को टाइम चुना तकरीबन 12 बजे का कि 12 बजे पार्टियाँ यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन थोड़ी चांदनी रात थी। तो सीओ साहब आए, सीओ साहब ने देख के रात को जब मूवमेंट तैयार होने के लिए हो तो बोला नहीं, चांदनी रात है, दूर तक हरकत नज़र आ रही है और कुछ इलाका ऐसा है जहाँ से हमने कहीं गाँव को क्रॉस करना और रात को मूवमेंट करेंगे तो पक्का 100% पता लग गया। फिर हमने रात को प्लानिंग चेंज करी, सुबह हमने किया कि हम सुबह इस टाइप से मूवमेंट करें कि गाँव वालों को लगे जैसे रूटीन पेट्रोल जारी, इनको किसी भी तरीके का शक ना हो। उसके अंदर क्या करें, 3 तो स्टॉप लगाए तीनों दिशाओं के अंदर कि भाई यदि हम सर्च स्टार्ट करते हैं तो ये कहीं भाग नहीं जाए, तीनों साइड कवर करी। फिर एक टीम जो थी
वो सुबदार जगबीर साहब की, जिसके अंदर मैं खुद ही था, वो टीम हमने ऊपर से रोल डाउन करते हुए हम नीचे धीरे धीरे सर्च करते आए। और जो सर्वेलेंस हमारा पॉइंट था वो उस इलाके पर ऑब्जर्व करा था। जब लास्ट हमने ऑपरेशन शुरू किया तब क्या किया हमने, जो सर्वेलेंस पॉइंट था उसको उस हाइड आउट के थोड़ा नज़दीक किया कि अब तुम्हारे को इस 100 मीटर का दायरा में कोई हरकत दिखती है ना तो तुम बताना। क्यों ऊपर से आ रहे थे तो नीचे वाला मूवमेंट ऊपर वाली पार्टी को नज़र नहीं आता। और दूसरी चीज़ वहाँ पर जंगल इतना है ना साहब कि आप 20-30 मीटर से ज़्यादा ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, दिखता नहीं है। हाँ, क्यों वहाँ पर दोनों टाइप का जंगल था, प्राइमरी भी था जिसके अंदर बड़े बड़े ये चीड़ वाले इतने बड़े पेड़ है, और झाड़ी भी थी, थोड़ा इलाका नीचे का था तो झाड़ी टाइप भी था। वो वहाँ पर सर्वेलेंस करी थी हमने। तकरीबन स्टॉप हमारे लगे थे 10 बजे तक, 10 दिन में सुबह 8 बजे से निकले और 10 बजे तक पूरे स्टॉप लगे। स्टॉप लगने के बाद में फिर हमने सर्च स्टार्ट किया, ऊपर से सर्च करते करते तकरीबन ये 10 बजे दिन के साथ हमने उस ऑपरेशन की प्लान चेंज करी ना साहब। रात को मूवमेंट करे तो ये गांव क्रॉस करना था, गांव क्रॉस करेंगे तो शक हो जाएगा कि भाई इधर सिक्योरिटी फोर्स गई है। हमने ऑपरेशन को ऐसा प्लान कराया सीओ साहब ने जो कोई सोचे नहीं कि नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल रूटीन जा रहा है कि भाई ये ऑपरेशन के लिए नहीं जा रहे, ये डेली पेट्रोल के लिए आता है, इसी हिसाब से जा रहा है। उसी हिसाब से हमने पार्टियाँ निकाली और उन पार्टियों को 10 बजे तक हमने डिप्लॉय कर दी। क्यों हमारी नॉर्मल पेट्रोल चलती थी, हम 8 बजे निकलते, 12-1 बजे तक 1-2 गांव में पेट्रोल करके वापस आ जाते, किसी से सोर्स ही मिलना था या गांव के अंदर भी रूटीन पेट्रोल चलती थी। तो उस पेट्रोल के हिसाब से फिर हमने तकरीबन 10-10:30 बजे वहाँ से सर्च स्टार्ट किया। हमारा ये सर्च चला 11:30 पौने 12 तक। जब पौने 12 तक चला तब सर्वेलेंस पार्टी ने एक इंट दी कि साहब इस इलाके के अंदर एक बंदा निकला अंदर से, वो पत्थरों से निकला कहाँ से मेरे को दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक बंदे की हरकत आई। तो हमने जो सर्च पार्टी थी उसको अलर्ट करी। बिना हथियार? हाँ, बिना हथियार दिखा, उसके पास हथियार नहीं था, बिना हथियार था। फिर हमने सर्च पार्टी को अलर्ट करी कि भाई अब जो आगे मूवमेंट होगा बिल्कुल एकदम ऐसा होना है कि कांटेक्ट होने वाला है। उसी हिसाब से हम उस पार्टी को लेके चले। 15 मिनट तक नीचे करता है तो नाला आ गया। उस नाला के एक साथ खड़ा कटिंग थी साहब, उसके अंदर हाइड आउट बना रखा था। जब हम नज़दीक आए तब उनको पता नहीं कैसे पता चला, उनका हो सकता है कहीं उनका किसी हाइट के ऊपर इनका भी कोई संतरी होगा जिसने उनको खबर दी कि ऊपर से। बाकी हमारे स्टॉप का पता नहीं चला उनको कि हमने कहीं स्टॉप लगा रखे, वो पता नहीं चला, लेकिन सर्च पार्टी नज़दीक आई ना उसका उनको पता चल गया। वो हरकत करते हैं तो आवाज़ें आती हैं। हाँ, आवाज़ जितना आती भी है, आप धीरे से आवाज़ भी आती है और उनका कहीं ना कहीं एक बंदा बैठा रहता है साहब, जो दूर रहता है, जो उस इलाके पर पूरे पे नज़र रखता है। उसने उनको क्या कराया साहब वो बता दिया। फिर टेररिस्ट जब भी करते तो ये पहली टैक्टिस का पता हमारे को कि मैं तो CIGW का इंस्ट्रक्टर रहा साहब। तो ये क्या करते हैं, जोड़ी के अंदर मूवमेंट करते हैं, एक फायर करेगा एक भागेगा, एक फायर करेगा एक भागेगा। तो पहले 2 टेररिस्ट निकले, उसमें से पहले 2 टेररिस्ट निकल के और वहाँ से पाकिस्तान की तरफ वो भागने की कोशिश करी। एक ने पत्थर की आड़ ली और दूसरा दौड़ने लगा। तो तकरीबन वहाँ से किया था, हमारा जो पहला स्टॉप था वो 200 मीटर पे था। तो जैसे ही वो मूवमेंट दिखा तो हमने ऑल स्टॉप को अलर्ट कर दिया कि भाई सब ऐसी पोजीशन में रहेंगे कि किसी के पास में किधर से भी टेररिस्ट आ सकते। आ गया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा ऑपरेशन का मौका बहुत कम मिलता है। बिल्कुल, ये बहुत ही है कि और इतने दिनों से आप लोग लगे हुए थे। हाँ, काफ़ी दिनों से उसके ऊपर लगे। आज यदि हाथ से ये निकल गया हमारे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और फौज में ये भी तो है ना साहब, यदि कई दिनों की मेहनत के बाद में ऐसा हो गया तो साथ वाले भी नहीं बोलने देते, बेइज्जती और होगी। तो इसलिए हमने पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। तो ये जैसे ही 200 मीटर निकले और पहला बंदा दौड़ने लगा ना तो हमारी LMG लगी हुई थी, उस LMG ने फायर कराया और उधर ही खत्म। पहले को गोली लगी, वो गिरा, गिरते दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा था उसको भी गिर दिया। जब तक कन्फर्म हो गया सबको कि कांटेक्ट हो गया। हाँ, फिर हम 5-7 मिनट तक वेट किया, सारी पार्टियाँ एकदम हर जगह से होल्ड हो गई। 5-7 मिनट के बाद में कम्युनिकेशन किया कि भाई फायर कहाँ से हुआ है। पहली हर पार्टी को ये बताया हुआ था कि फायर वो ही करेगा जिसको टेररिस्ट दिखाई दे। जब तक हथियार के बिना नहीं दिखे तब तक कोई फायर मत खोल। हो सकता है जंगल है, कोई ऐसा वो भेड़ बकरी चराने में कोई आया हुआ या जंगल से लकड़ी लेना है, ऐसे लोग जाते रहते। फायर वो ही करेगा जिसको हथियार दिखाई देता था, कन्फर्म हो जाता है। LMG के पास में हमारा उसका एक NCO था नाइक, उन्होंने रेडियो शेड में बताया कि ऐसे ऐसे 2 किल हमने कर दिए और हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारे से 100 मीटर आगे है और दोनों खत्म। तो फिर हमने और उसको टाइट किया कि ये निकले कहाँ से। जो सर्चिंग पार्टी थी वो थोड़ी सी धीरे नीचे आई ना। और अभी तक हाइड आउट का मुंह दिखाई नहीं दे रहा था, वो पीछे छुपा हुआ था। अभी तक मुंह नहीं दिखा था, क्यों, हम ऊपर थे और नीचे खड़ी कटिंग में था। तो जैसे ही हम उस हाइड आउट के तकरीबन 20 मीटर ऊपर रह गए, लेकिन वो था ऐसे खड़ा तो इनको भी नहीं दिख रहे थे। जब हमारी यहाँ आवाज़ आने लगी ना साहब तब 2 और भागे उसमें से।
निकल के वो क्या कराया, ये तो भाग गया पाकिस्तान की तरफ और वो भाग गया अपने नीचे की तरफ। तो नीचे स्टॉप फायर लगा रखा था हमने, तकरीबन 200 मीटर आगे स्टॉप था कि वो पगडंडी थी और कन्फर्म था कि ये भागेंगे तो पगडंडी से भागेंगे। तो जैसे ही उनके पास गए तो उन्होंने सेम ऊपर वाले ने फायर खोला, इस तरफ भी हमने इस पगडंडी से 50 तकरीबन 30 मीटर ऊपर LMG लगा रखी थी। LMG वाला ने फायर किए, दोनों किल कर दिए। फिर 5-7 मिनट तक सारी पार्टी है जगह स्टॉप कि भाई कोई मूवमेंट नहीं करेगा जब तक कन्फर्म नहीं होगा। तकरीबन 10 मिनट के लगभग हमारे को कन्फर्म हुआ कि 2 टेररिस्ट और मार दिए, तो 4 हो गए। 4 हो गए। और ट्रूप्स का भी एक हौसला बढ़ गया कि यार हमने इतनी देर के अंदर इतने छोटे मतलब उस ऑपरेशन के अंदर 4 किल कर दिए। अब डाउट ये हो रहा था कि ये 4 आगे ये है कितने। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि 2 पहले निकल गए, 2 फिर निकल के आगे, तो ये है कितने और है कहाँ। फिर सारी पार्टी रही, फिर धीरे धीरे जो सर्वेलेंस पॉइंट था ना। आप कौन से वाली पार्टी में थे? मैं सर्चिंग पार्टी में था। अच्छा, आप जो ऊपर से आ रहे थे, इस सर्चिंग पार्टी के अंदर था, जगबीर साहब के साथ। जगबीर साहब के और साथ। आप स्काउट थे? स्काउट साहब। स्काउट वो होते हैं हमारे ऑडियंस के लिए जो सबसे आगे चलते हैं। इसका सबसे आगे चलते हैं साहब, और उस पार्टी का कान और नाक होता है, वो कान और आंख होता है। वो पूरा स्काउट भी चलती है पार्टी। स्काउट इतना होता है कि उसके देखने का नजरिया भी इतना तेज है और सुनने का भी इतना। यदि अंधेरी रात है और स्काउट चल रहा है, उसको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो जमीन के कान लगा के 100 मीटर तक सुन सकता है कि आगे क्या होना। इतना एक स्काउट का अनुभव होता है। बिल्कुल, वो एक पार्टी का, इसीलिए फौज में बोलते हैं कि जो स्काउट है वो कान और आंख होता है स्काउट का। जगह को पहचानना, कहाँ है अम्बुश हो सकता है, नहीं हो सकता, कहाँ से लेकर के जाना है, और अगर कहीं फायर आया तो इमीडिएट जवाबी कार्रवाई सबसे क्विक होता है। सबसे पहले स्काउट को देनी पड़ती है, उसको आर्ड भी पकड़नी पड़ेगी, फायर का जवाब फायर से भी देना है और अपने कमांडर को खबर भी देनी है कि फायर आया कहाँ से, फायर किस हथियार का आया है। सारा अनुमान उसी को लगाना पड़ेगा और वो जब कमांडर को बताएगा तब कमांडर उसके ऊपर एक्शन करेगा कि है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली पूरे। हाँ सर, या प्लीज। तो जब वो 4 मरे ना साहब, तब थोड़ा पार्टी का हौसला भी बढ़ा और फिर ये सर्वेलेंस पॉइंट को हमने बताया कि भाई अब तुम हरकत करके देखो कि इनका मूवमेंट हुआ कहाँ से, ताकि हमें इनका हाइड आउट को पकड़ पाए। अभी हम नीचे डाउन होते जाएंगे, सर्चिंग पार्टी तो हो सकता है उनके सिर पे चलेगी, इतने नज़दीक है, नुकसान हो सकता है। सर्चिंग पार्टी को होल्ड कर दिया और सर्वेलेंस पॉइंट को बोला तुम 150 मीटर दाएं बाएं देखो ताकि ये मूवमेंट हुआ तुम्हारे कुछ ना कुछ तो दिखेगा। जब उन्होंने फिर सर्चिंग वो जो सर्वेलेंस था वो थोड़े 100 मीटर साइड में गए, उन्होंने थोड़ी देर रुक के 10-15 मिनट तक और देखा तो उनको एक पत्थरों के बीच में हल्का सा ऐसा गुफा टाइप दिखा। जब उन्होंने बोला कि साहब आपके तकरीबन 20-30 मीटर नीचे ही ऐसा लग रहा है कि हाइड आउट है, कन्फर्म तो हमारा को नहीं है लेकिन पत्थरों के अंदर ऐसा दिख रहा है जैसे एक गुफा टाइप का कोई गेट टाइप बना रखा हो गोल गोल। जब हमने स्टॉप किया और जो साइड के अंदर स्टॉप लगा था उधर एक आरएल थी, आरएल डेट। उस आरएल डेट को बताया तुम थोड़ा सा ऊपर हो, जहाँ से तुम ये जो गुफा दिख रही है ना इनको तुम देख, इस पे तुम मार सको। तो वो थोड़ा सा उसके ऑब्जर्वेशन में गई, उनको क्लियर दिखा। गुफा में आरएल मार दिया तब तो एकदम खत्म है। फिर तो कुछ बचना ही नहीं साहब। HEAT यदि गुफा के अंदर लग गया तो फिर बचना क्या। HEAT तो एक ऐसा राउंड है जो लोहे की चादर को पार कर देता है, उसमें आग लगा देता है, इतनी उसके अंदर वो गुस्साव और हीट है। या जो ब्लास्ट इफेक्ट है मैं सोच नहीं सकता कि गुफा के अंदर। तो उन्होंने हमने क्या किया, हमारे जो कम्युनिकेटर साहब थे उन्होंने उसको आरएल वाले को उसके सीधाई में किया, एक आरएल और एक LMG, 2 सपोर्ट हथियार लगाए कि LMG भी फायर करेगी, आरएल HEAT फायर करेगा। वहाँ जाके जैसे लगाए पहली आरएल ने HEAT फायर किया, HEAT फायर किया तो वो हल्का सा गोपा से थोड़ा पहला राउंड साइड में लग गया। जैसे ही वो साइड में लगा 2 टेररिस्ट और अंदर से निकले, अंदर से वो लगा कि अब ये आरएल आ रही है, अगला तो आएगा, आरएल से तो बच नहीं सकते, बाहर जाके देखते हैं। आरएल से तो बचने का कोई मतलब ही नहीं। टेररिस्टों को सबसे बड़ा डर ही इनका ही लगता था, यदि हाइड आउट में तो आरएल का और बाहर में हरकत करते हैं तो जो 7.62 LMG है, LMG और MMG से बहुत हाँ, डर है। इनसे बहुत डर है, ये कुछ भी नहीं छोड़ती। 7.62 LMG की तो आवाज़ सुन ली ना तो टेररिस्ट हरकत करता ही नहीं था साहब, ऐसा हथियार है। गूंजती थी उसकी आवाज़। हाँ, आवाज़ ऐसे आवाज़ गूंजती है और लगी तो बचना नहीं है, इसे जाना ही जाना है उसने। तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे ना साहब, वो दोनों फिर निकले एक एक करके, एक एक करते ही उनको LMG ने ठोक दी। ये जो सर्विलेंस वाली LMG बैठी हुई। हाँ, जो सर्विलेंस के पास में एक आरएल डेट एक LMG डेट भेजी थी। सर्विलेंस ने तो बताया कि साहब ऐसी मेरे को गुफा नजर आ रही है, यहाँ पर अंदर हाइड आउट है क्या मेरे को पता नहीं। लेकिन जब वो लगाई ना उधर साहब आरएल और LMG, जैसे ही वो लगाई पहला उसका आरएल का फायर किया HEAT फायर करते हुए अंदर से भागे साहब। वो HEAT लगा तो थोड़ा साइड में था लेकिन फिर उनकी रुकने की हिम्मत नहीं हुई, उनको पता भाई आरएल आने लगी कुछ नहीं छोड़ेगी। तो वो जैसे ही बाहर निकले एक एक करके दोनों को LMG ने ठोक दिया।
6 मिलिटेंट किल लगभग 2 घंटा के अंदर। वाह। 6 मिलिटेंटों को 2 घंटे में किल कर दिया। फिर हम आधा घंटा तक सब स्टॉप एकदम जहाँ थे, जो पार्टी जहाँ थी वहीं रोक दी। बहुत अच्छा ऑपरेशन किया आप लोगों ने। बहुत सक्सेसफुल, बहुत टैक्टिकल। फिर सर्च करी गुफा की। हाँ, फिर आधा घंटा तक सबने एक जगह रहा कि कोई और हरकत हो, कहीं मूवमेंट दिखाई दे, जब देखेंगे। तो एकदम कहीं कुछ नहीं दिखा, आधा घंटा तक कोई हरकत नहीं। फिर साहब कंपनी कमांडर साहब ने बोला कि ये जो चारों मिलिटेंट मरे हैं, पहले इनका तुम सर्च करो। जिस स्टॉप के पास नजदीक मरे, उनका जो कमांडर था पार्टी का, उस पार्टी कमांडर को मैसेज पास किया, वो उनके पास में गया और जैसे सर्च करते हैं कि हो सकता है टेररिस्ट मरा हुआ तो नीचे कोई ग्रेनेड लेके मरा हो, हम डायरेक्ट छेड़े। ऐसा कई बार जेएनके में केस हुआ है कि छाती के नीचे ग्रेनेड पिन निकाल के दबा और जैसे ही उसको हिलाया ग्रेनेड फटा, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत ऐसा हुआ। तो कंपनी कमांडर साहब ने उस चीज़ को समझते हुए बोला पहले इसको सर्च नहीं करना है, रस्सी बांध के आडमा हो और इसको पलटी करो ताकि इसके पास कोई ग्रेनेड वगैरह हो तो पता चल जाए। वो उनको पलटी करके उनका हथियारों को अलग किया, उनको सर्च किया, चारों को क्लियर हो गया। फिर 10 मिनट तक पार्टी ने होल्ड किया, 10 मिनट तक कोई हरकत नहीं करी। फिर कंपनी कमांडर साहब ने बताया अब एक काम करो, इस हाइड आउट के नज़दीक हो, हाइड आउट को नज़दीक से नज़दीक कोर्डन लगाओ इसका, ताकि कोई मूवमेंट हो। जिस तरफ से LMG और आलर लगा रखी है इस इलाके को छोड़ दो और बाकी 3 इलाके के अंदर पार्टी लगा दो जो सेफ्टी डिस्टेंस से बाहर हो। वो तकरीबन हमारे को 10-1 मिनट लगी साहब, 10-1 मिनट में पूरा लगा दिया। फिर 5-7 मिनट तक हमने देखा कोई मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं आया। फिर एक RL और फायर किया कि हरकत होगी तो आ जाएगा। फिर हाँ। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर हमने जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उसके 2 बंदे भेजे, जैसे हमें बैंकर बुस्टिंग ड्रिल करते हैं उस तरीके से हाइड आउट के नज़दीक कि अंदर एक ग्रेनेड फेंक के देखा जाए। तो नज़दीक आके उसके ऐसे जैसे हाइड आउट इस टाइप से था साहब कि ये पहाड़ आ गया, इसके अंदर हाइड आउट था और इधर इतनी सी 3 फुट की जगह थी, टोटल 3 फुट से 3 फुट का गेट टाइप इतना ही था। और दोनों साइड से धीरे धीरे नीचे उतर के उसके नज़दीक गए। नज़दीक जाके उन्होंने अंदर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंका होगा तो बोले मर जाएगा, कुछ नहीं। बाकी हाइड आउट में तो ऐसे घुसना, मिलिटेंट भाग रहे तो इतना हमारा नुकसान हो जाए, तो इसलिए हाँ। तो ग्रेनेड फेंका, अंदर से कोई मूवमेंट नहीं आया। मूवमेंट नहीं आया तो फिर 5-7 मिनट तक पार्टी ने होल्ड किया वो अपनी अपनी जगह पे। फिर पार्टी कमांडर साहब ने, उन्होंने जगवीर साहब ने बताया कि अब जो ये मिलिटेंट 2 मरे हुए इनको सर्च करो पहले, और 2 बंदे जो है इस गेट को कवर करके रखना। हो सकता है हमने ग्रेनेड तो अंदर फाड़ा है लेकिन भरोसा नहीं है दुश्मन का, टेररिस्ट का कोई भरोसा नहीं, कहाँ रह सकता है। तो इनको दोनों को जैसे जिस प्रकार से जैसे बांध के पलटी करना, इनको हथियार को अलग करना, इनकी डेड बॉडी को साइड में किया। फिर उस हाइड आउट के नज़दीक जाके हमने हाइड आउट को सर्च करा साहब। ऐसा रूम बना हुआ जैसे गाँव के अंदर भी नहीं बनता। अच्छा, इतना अच्छा हाइड आउट बना रखा जिसके अंदर उनके रहने के फर्स्ट क्लास गद्दे, फर्स्ट क्लास कंबल, उनके हथियार टांगने की रेक बना रखी, खाने का उनका गैस सिलेंडर, उनके एक साइड में बर्तन रखे हुए, पानी की पूरी सुविधा, और पत्थर ऐसा खड़ा कर रखा उसके साथ में एक 3 फीट का 2 बाई 3 का इस टाइप का पत्थर ना, कि उसको लगा दे तो आप उसके पास में चले जाओ ना, जब भी आप ये नहीं सोच सकते यहाँ कुछ है। मतलब इतनी तगड़ी उस पत्थर की सेटिंग उनकी, ऐसी कटिंग करके, और ऐसे लगता है नेचुरल जो पहाड़ टाइप का है। एक तो हम बिल्कुल एकदम टेबल की टाइप बनाते तो वो तो पता चल जाता है, लेकिन वो पहाड़ टाइप का है। तो इन्होंने खुद पैनिक करके भाग करके मर गए। हाँ साहब, अगर नहीं पैनिक करते या नहीं निकलते तो शायद बच जाते। नहीं, फिर उसमें सर्च में मारे जाते ना। तो नहीं साहब, बचते तो नहीं, बट पता नहीं चलता कह रहे हैं ना, टाइम लगता है, टाइम लगता है। वो एरिया तो मैच हो ही गया था। एरिया तो हमने शो कर लिया था कि भाई इस इलाके के अंदर यही इलाका है। क्यों, वो जो हरकत देखी थी पहले, जो लेडीज़ की देखी, आदमी देखी, तो 300-400 मीटर पहले थी। तो धीरे धीरे जब हमारा सर्वेलेंस पॉइंट ऊपर आया ना उसके हाइड आउट की सीधाई में, तो उन्होंने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि हाइड आउट तो इसी जनरल एरिया पता था। हाँ, जनरल एरिया था, लेकिन ढूंढना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। हाँ, ये है कि मान लो ये बाहर नहीं निकलते ना तो थोड़ा टाइम लगता है। ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लगता है। ऑपरेशन में क्यों कोई चीज़ ना हमें, क्योंकि वो अंदर से फायर कर रहा है। हाँ, इसीलिए तो नहीं, बहुत अच्छा से किया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर इतना अच्छा से कंसील टाइप का था तो शायद ऊपर वाले जाते उनको पता भी नहीं चलता। बड़े बार तो हाइड आउट के ऊपर से आप निकल गए हैं, पता ही नहीं चला, आप सर्च कर रहे हो, बट उन्होंने पैनिक किया, वो निकल गए और जा करके मरे। इसमें एक चीज़ और होती है साहब, CICT का जो ऑपरेशन होता है ना वो सर्वेलेंस के ऊपर डिपेंड होता है। सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। CI ऑप्स के अंदर हम अनुमान नहीं लगा सकते। आम लड़ाई में तो हमें पता है कि जो मूवमेंट होना है सामने से होना है, लेकिन CICT के अंदर ये नहीं है कि कौन सी दिशा में होना है, कब होना है, कैसे होना है। ये हमारे लिए बिल्कुल सबसे खतरनाक लड़ाई CICT की मानी गई है साहब। तो इसलिए हमने वो फर्स्ट में ही जब खबर मिली ना, तब से हमने वो सर्वेलेंस पॉइंट डिप्लॉय कर दिया, और वो सर्वेलेंस पॉइंट ही उसकी पूरी खबर रख रहा था। उसी का ही मेन मुद्दा था कि ऑपरेशन को सफल बनाया।
और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर इसके लश्कर तोयबा के कमांडर थे वो, वो जो थे कमांडर थे, वो मार के और एकदम बिना एक ही कैजुअलिटी के सक्सेस हुआ। उसमें हमारी कंपनी को 1 शौर्य चक्र, 1 सेना मेडल, 2 साइटेशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, और हाँ, और सीओ साहब को मिला मेंशन स्पेशल। अब बहुत बढ़िया से किया भी था आप लोगों ने, बड़े तसल्ली और से। यही लोग थे जो मेरे गुरु थे। जगबीर साहब मेरा सीनियर जैसे होते थे, दलबीर साहब मेरे सीनियर जैसे होते थे, तो और आप तो थे ही साथ में। तो इतना मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशन मिला, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। शेखावत सर सीओ थे, कर्नल आर शेखावत साहब सीओ थे, बहुत बहुत नॉलेज था साहब को। मतलब मेरी सर का सीआई का खुद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब सीआई पीक में थी। इतने कितना भी ऐसे सीओ साहब थे, कितना भी लोड आ जाओ, उनको हमने कभी गर्म होते हुए नहीं देखा। कितने भी बड़ा कमांडर आ जाओ, इतना शांतिपूर्वक और बिल्कुल एकदम आराम से उस काम को करते कि मज़ा आता उनके साथ काम करने में भी। कभी भी चाहे कितने भी ऊपर से प्रेशर आ गया हो या कोई ऐसा आ गया हो कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वो करना है, लेकिन वो अपने उसमें संतुलन में, उनकी आवाज़ इतनी ही रहती थी। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हाँ, और ऑपरेशन को इतना प्यार से प्लान करते थे ना कि ये लगता था कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं, इतना गजब। मैंने आपके ना यूनिट की और एक सज्जन की बहुत बात सुनी है, खिची साहब। ओह, लाल सिंह खिची साहब। लाल सिंह खिची साहब सर, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि बिल्कुल एक ऐसा बंदा था जो बनाई ऑपरेशंस के लिए था। मैं मिला दिल्ली में उनसे सबसे पहली बार। वो तब 9RR में सेना मेडल लेकर आए थे, और 9RR के जो सीओ थे कर्नल करेपा उस समय, वो स्पेशली दिल्ली में उनसे मिलने आते थे, और वो बताते थे कि यार ये एक ऐसा बंदा है कि जब गोली चलती है तो लोग वहाँ नीचे बैठ जाते हैं, और एक बंदा होता है जो भाग रहा होता है गोलियों के बीच में से, मतलब कि ये वो पागल है ठीक है, कि इसको पकड़ना पड़ता था बेल्ट से कि तू रुक पहले एक बार। और लाल सिंह खिची साहब किसी भी कंपटीशन में, किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करना, जो जोश और जो जुनून था, मतलब मेरे पहले वो हवलदार होते थे, फिर बाद में जेसीओ बने। इनफैक्ट जब वो तीसरी बार आरआर जा रहे थे तो मैंने उनसे बोला भी था कि साहब आप कहाँ सुबेदार एडजुटेंट बनने वाले हो, कहाँ आप वापस आरआर भाग रहे हो? तो बोले कि साहब मैं ये कॉपी और कलम की नौकरी नहीं करनी है मेरे को। साहब के बारे में तो मैं बताऊँ ना, तो अपने जितने भी चैनल के ऊपर व्यूजर्स जो लोग देख रहे हैं, यूथ देख रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे इंसान के ऊपर कोई फिल्म बने, मूवी बने, ताकि दुनिया देखे। इस टाइप के इंसान थे। मतलब देशभक्ति का जो जुनून था ना, ऐसा जुनून लाखों में एक आदमी के पास मिलता है। मैं आपके उनको एक इंसिडेंट ऐसा बताऊंगा, आप वाकई में ये कहोगे कि यार ऐसा इंसान तो यदि सेना में हो तो पूछना ही क्या। मैं 9RR के अंदर पहले गया था 2002 में, तकरीबन जून या जुलाई में। खिची साहब आए अक्टूबर के करीब आए, तो सबसे सीनियर हवलदार थे उस टाइम का। पहले उन्होंने फर्स्ट RR काटी थी, जब RR फर्स्ट में खड़ी हुई थी, जो मिलिटेंसी बहुत चरम स्तर पे थी, उस टाइम का काटी। फिर वो दोबारा 9RR में आए। तो जब आए तो वहाँ पर ऐसी प्लानिंग चली कि सबसे सीनियर हवलदार हैं, इनको हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर लगा दो। हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर मतलब हेडक्वार्टर कंपनी में? हाँ, हेडक्वार्टर कंपनी में एडम स्टेशन देखे पूरा, क्योंकि सबसे सीनियर हवलदार थे, तो हमेशा कोई भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो सीनियर को मिलता है। करेपा साहब हमारे सीओ साहब थे, तो जब उनका इंटरव्यू हुआ तो करेपा साहब तो पहले एसएम साहब ने बात पहुंचा दी थी कि साहब ऐसे 19 राजद्वीप के हवलदार लाल सिंह खिची आ रहे हैं, उनको क्वार्टर मास्टर लगाएंगे, सीनियर हवलदार है, काफ़ी तजुर्बाकार है। तो सीओ साहब ने बताया, तो उनका शब्द ऐसा था कि सुनते ही आदमी के अंदर एक जुनून पैदा होता है। उन्होंने सीओ साहब बोला, साहब शेर घास खाने नहीं आया, शेर सिर्फ JNK में आया तो खून पीने आया। मेरे को एडम स्टेशन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ खून चाहिए। मतलब ऐसा उनका जवाब था। सीओ साहब भी एक बार तो शौक हो गए, बोले यार कौन सी चीज़ आई है, ऐसा कौन सा तूफान आया कि ऐसी बात कह रहा है। बहुत कम लोग मिलते हैं साहब। तो बोले आप बोलो आप क्या करना चाहते? बोले साहब मैं घातक हवलदार हूँ। बोले ओके डन। सबसे सीनियर आदमी, सबसे सीनियर आदमी और चॉइस की घातक हवलदार। बहुत फिट थे, बहुत टफ थे सर। मतलब ऑपरेशन के अंदर तो रात की 12 बजे भी आँख मीच के बोल दोगे ना 12 बजे जाना है, तो उनका इतना प्लान तगड़ा था ना, वो कभी नुकसान लेके नहीं आते, कुछ न कुछ लेके आते। अभी उनको घातक 1 2 घातक होती थी उस टाइम, घातक 1 घातक 2। लेकिन घातक 1 जो होती थी वो सीओ साहब के बहुत क्लोज होती थी। कोई भी सीओ साहब की पक्की इंट होती थी ना, उस पर घातक 1 काम करती थी। तो खिची साहब को घातक 1 का घातक हवलदार लगा दिए। तकरीबन साहब को महीना भर हुआ था। मैं भी उस टाइम में घातक 2 में था, हम आसपास में रहते थे। तो घातक 1 के घातक हवलदार लगा दी। एक दिन सीओ साहब ने रात को तकरीबन 10-11 बजे साहब को मैसेज दिया कि फलाने इलाके के अंदर अम्बुश लगाओ। तो उनका जो जवाब था ना साहब, आप सुन के अचंभा कर जाओगे, एक हवलदार इतना तगड़ा जवाब देता है।
सीओ साहब को ये बोले सॉरी सर, वो अम्बुस कहाँ लगाना है, पेट्रोल कहाँ करनी है, घातक हवलदार में वो मेरा काम है, आपको किल कितने चाहिए ये बताओ और कितने टाइम में चाहिए। तो सीओ साहब ने बोल दिया 24 घंटे के अंदर मेरे को 2 किल चाहिए। वो इतने जिद्दी आदमी थे साहब, 24 घंटे में 3 किल करिए, 24 घंटे के अंदर 3 किल करके दे दिए, 24 घंटे से पहले पहले ये लियो सर। उस दिन के बाद में सीओ साहब ने ये नहीं बोले आप कहाँ करोगे। कई बार तो ऐसा होता था कि ऐसा इलाके की कोई खबर मिलती थी ना, तो सीओ साहब भी खिच्ची साहब से तालमेल करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे कि फलाना इलाके के अंदर खबर है, इस कंपनी के नज़दीक है, अपनी प्लानिंग करो कैसे करना है, इस टाइप का। उनकी एक बार की बताता हूँ, उनके पेट में गोली लगी थी साहब। ये हमारी 9RR थी, काजीकुंड के पास में हेडक्वार्टर था, और उसके थोड़ा सा आगे चल रहे तो कुलगांव एक तहसील है, उसमें हमारी ब्रो कंपनी रहती थी, वहीं हमारी घातक थी। तो सुबह सुबह तकरीबन 8-9 बजे की बात है, और ये पेट्रोल जारी थी, तो एक सेव का बाग था, उनके अंदर सेव की पेटियाँ थी तकरीबन 200-250, उनके अंदर 2 मिलिटेंट थे साहब। पेटियों के बीच में बैठे हुए। हाँ, पेटियों के बीच में, चारों तरफ खाली पेटियाँ कर रखी और बीच में बैठे। तो उस गांव से तकरीबन, वो गांव के टच में ही था वो बाग, नज़दीक ज़्यादा 100-150 मीटर इतना ही था, और पेट्रोल जानी थी गांव में। अभी ऐसे जाते जाते ही खिच्ची साहब के दिमाग में पता नहीं क्या है, गांव के जब नज़दीक लाने लगे ना, पार्टी को होल्ड कर दिया, बोले 5 मिनट होल्ड करो। पूरी पार्टी होल्ड कर दी, होल्ड करके ये दिन का टाइम तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच का। और उन्होंने उन सेव के बाग की तरफ काफ़ी देर तक अकेले बैठे बैठे देखते रहे, देख के फिर एकदम बोला यार ये जो सेव की पेटी है ना, इनको बिखेरो, किसी को बुलाओ, इनको बिखेर दो, इनको, इनके अंदर कुछ हो सकता है। मतलब इतना अनुमान था साहब उनका, मानना पड़ेगा। हाँ, इतना अनुमान था कि इन पेटियों को बिखेरो। तो सारी कोई खबर नहीं, कुछ कोई नहीं, खबर कुछ नहीं साहब, नॉर्मल पेट्रोल, जस्ट इंट्यूशन। हाँ नॉर्मल थी, लेकिन उनके दिमाग में चलते चलते पता नहीं क्या अनुमान आया या क्या उनके दिमाग में आई। पार्टी को होल्ड कराया, उधर गांव की तरफ से बंदे आ रहे थे 2, तो उनको रोका, बोले यार इन सेव की पेटियों को देख। तो ये तो मतलब ऐसा कोई बंदा टेररिस्ट के पास जाके आता ना साहब उस इलाके में, तो उसका जो फेस रीडिंग है वो बोल देती है। हाँ बहुत सर, हाँ, वो चाहे कुछ भी मना करो, लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बोल देती कुछ ना कुछ है। तो 2 बंदे भेजे, वो चारों तरफ घूम के आगे, बोले साहब कुछ नहीं है यहाँ तो। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में आई, बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी देख के मैं उस दिन हमारी घातक 1 और घातक 2 दोनों साथ थी। दूसरे किसी गाँव के अंदर ऐसी नॉर्मल खबर थी, लेकिन थे हम रूटीन पेट्रोल में। जब उनके पास में थे तो बोला भाई इसका कोडन करो, मेरे को ये जो बंदे आए हैं ना, इनका चेहरा कुछ कह रहा है। हमने साहब उन्हें पेटियों में तकरीबन 200-250 मीटर में कोडन कर दिया। कोडन करके बैठे तो क्या थोड़ी देर ना, तकरीबन आधा घंटा हुआ होगा साहब। अभी वो पेटियाँ थी पता नहीं कैसे हिली उस टेरे से, और उन वो जो सेव की जो पेटियाँ खाली पेटी थी वो लकड़ी की, वो गिरी, गिरते कन्फर्म हो गया बोला टेररिस्ट। अब ऐसा ही हुआ साहब, वो अंदर से देख पा रहे होंगे, वो अंदर से देखा होगा कि फौज आ गई है, कॉर्डन हो गया, तो वो अंदर से देख रहे तो उनके अंदर वो घबराहट पैदा हो गई, और उसी के भी घबराहट से या हिलने से वो कहीं जल्दबाजी में बैठे थे, कोई परमानेंट जगह तो थी नहीं। वो पेटी गिरी ना साहब, गिरते ही खिच्ची साहब उसकी सिधाई में थे, बोला मिलिटेंट है पक्का, उन्होंने फायर खोल दिया। मिलिटेंट ने नहीं, साहब ने फायर खोला, उधर से मिलिटेंट ने फायर खोल दिया। तो साहब के यहाँ पे गोली लगी साहब, पेट के अंदर साइड से, यहाँ से मतलब तकरीबन इतनी अंदर से पेट की गोली लगी, ऐसे चामड़ी होगी। मतलब इतना हिम्मत वाला इंसान अपने शर्ट को खोला, पेट को बांध दिया। और सीओ साहब को ये ओजला साहब जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट राजरीप के, ये ट्वाइस ही थे। सीओ साहब छुट्टी पे थे, तो इनको मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे हमने कोऑर्डिनेट किया और खिच्ची साहब के गोली लगी। तुरंत साहब आए, तकरीबन 10 मिनट में जिन्हें इन लोग बांधा। साहब ने पहले तो हेलीकॉप्टर का पास किया, साहब के पहुँचते पहुँचते हेलीकॉप्टर पहुँच गया। साहब आए सीधा खिच्ची साहब के पास आए, बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, थोड़ी लगी है, पहले मिलिटेंट मारो। खिच्ची का कुछ नहीं होना, मिलिटेंट जिंदे नहीं जाना चाहिए। खिच्ची मर जाए तो कोई बड़ा धोखा नहीं है, इस काम के लिए हम आए हैं, लेकिन ये जिंदे नहीं जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर आके उतर गया, ऐसा बंदा कि हेलीकॉप्टर में बैठने को मन नहीं कर रहा कि मेरा कुछ नहीं होना यार। अपना शर्ट से इतना सारा फाड़ रखा, उसको अपने शर्ट से बांध रखा। सीओ साहब ने हाथ पकड़ गए, ओजला साहब ने बोला हेलीकॉप्टर में बैठ, मिलिटेंट हम मार दिए। 2 बंदे साथ बिठाए और 92 बेस हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचाया। इतनी ताकत और इतना जुनून बहुत ही कम लोगों में बहुत ही मतलब कम लोगों में ये चीज़ मिलती है साहब। ऐसा आदमी था। व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो तीसरा 57 RR में उनका जो टेन्योर था, जिसमें वो फिर से वॉलंटियर करके जीत करके गए थे यूनिट से,
उसमें लास्ट जब उनकी पोस्टिंग आ गई थी, पूरा टेन्योर हो चुका था और एक ऑपरेशन के टाइम पे उनके हेडशॉट लगा था। हाँ सर। एंड काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था जिसमें साहब को शौर्य चक्र से नवाजा गया था। साहब के पास में शौर्य चक्र था, सेना मेडल था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कम्युनिकेशन कार्ड था साहब के पास। बहुत ही बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस चैनल में हमें खुशी होती है जब हम ऐसे हीरोज़ के स्टोरीज निकालते हैं या हम शेयर करते हैं ऑडियंस में, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि वो बिल्कुल कैसे कैसे लोग रहे हैं। ऐसे लोग भी सेना के अंदर इतना देशभक्ति वाले लोग हैं, और इन चीज़ों से चैनल पे देखने वालों को ये पता चलेगा कि देशभक्ति होती क्या है बिल्कुल। और सेना में जाते क्यों हैं। और ये कलेजा जो है हाँ, क्या होता है, क्या होता है। गोली लगने के बाद में भी वो वहीं डटा हुआ है। डटा हुआ है, पर अपनी परवाह बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए वो काम पहले होना चाहिए, यही देशभक्ति है सब। इससे बड़ी और हो क्या। सीओ साहब को भी मतलब जवाब देना छोटा चीज़ नहीं है कि सर आप मुझे बताइए क्या करना है। वो ऐसे ही थे, वो ऐसे ही थे। मतलब खिच्ची साहब के लिए जो सही है वो सबके सामने खड़े होकर बोल देंगे। घबराते सीओ साहब हो या जीओसी साहब हो, कोई हो, कोई हो साहब, उनको ये लगा नहीं ये गलत है तो डायरेक्ट बोल देते ये मंजूर नहीं है साहब, ये होना ही नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। इतना उनके अंदर था। वो नहीं था कि कंपनी कमांडर साहब या सीओ साहब मैं क्या बोल दूँ, मैं चुप हो जाऊँ। हाँ, बिल्कुल ही नहीं था। वो तो बड़े ही मतलब हाँ, देश की उसकी सेवा के लिए। और तीसरी बार आरआर काटना छोटी चीज थोड़ी। हाँ, तीसरी बार बार वॉलंटियर करके। पहली आरआर काटी जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, जब सबसे पहले आरआर खड़ी हुई, उस टाइम तो इतना खतरनाक खौफ था जेएंडके के ये अंदर। गंभीर साहब और ये सारे तब शुरू वाले हैं। जब मणिपुर में रेज हुई थी सर आरआर, और कश्मीर तक आई थी। और दूसरी फिर काजीकुंड के अंदर, वो भी 9 आरआर के अंदर। उस टाइम तो करीपा साहब जब सीओ थे तो 9 आरआर का ये था कि आप ऑल ओवर जेएंडके में कहीं ऑपरेशन कर सकते हो। मेरी तरफ से परमिशन थी कोर कमांडर साहब से, तुम्हारे को कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है, अगली बटालियन को इन्फॉर्म करो और तुम्हारे को खबर मिलती है तो ऑपरेशन करो। इतना 9 आरआर का होता था। और एक चीज़ 9 आरआर की और थी साहब, पता नहीं कुदरत का ही कुछ था क्या था, हमारा मंगलवार और शनिवार खाली नहीं जाता, इसलिए मंगलवार को वेज खाते हैं। हाँ, हम दुश्मन खाते हैं उस दिन। हाँ साहब, हम दुश्मन खाते हैं उस दिन। मंगलवार को और शनिवार को पार्टी निकलती थी ना, तो वो ये सोच के निकलती थी कि कांटेक्ट होना ही होना। कैसे? ये साहब को कुदरत का करिश्मा है। हमने बहुत बार रीड, जब मैं गया था ना साहब, तभी मेरे को मेरे जो सीनियर थे, जो साथी थे साथ वाले, उन्होंने बोला भाई मंगलवार शनिवार को यदि पार्टी में जाता है तो सोच समझ के जाना, अपना ये तैयारी करके जाना कि होगा ही। पहले मैं भी सोचा कि ऐसे ही है, ऐसे ही कहते रहते। जब पहले ही मंगलवार को हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था, उस दिन के बाद में ये लग गया कि होना ही होना है। तो ऐसा था साहब 9 आरआर का। आपके भी 9 आरआर में बड़े अच्छे ऑपरेशंस रहे हैं। तो साहब मैं 2002 जुलाई के अंदर 9 आरआर में गया। एक चीज़ होती है, हम बस कमीशन ही हुए थे तब। आरआर और इन्फेंट्री, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है सर। आरआर सीआईसीटी के लिए, इन्फेंट्री हर रोल के लिए। तो आरआर का थोड़ा काम करने का तरीका यूनिट से अलग है। क्योंकि एक ही टास्क है, वही करते रहते हैं। एक ही टास्क है, और वो उस टास्क में इतनी माहिर हो जाती है कि आपको ये बताऊँ, मैं जब मैं गया, जब हम पार्टियों के साथ में जाते ना, तो मैं ऐसे अचंभा करते थे कि यार इनको इतना रस्तों का कैसे पता है। यहाँ तो इतना गांव वालों को नहीं पता जितना उनको पता होता था। जब 3-4 महीना रहे, तब धीरे धीरे सब हमारे को वो हो गया। रात की 12 बजे भी बोल दिया ना साहब कि फलानी जगह उस गाँव में जाना है, तो वहाँ प्लानिंग। फिर एक सबसे बड़ी आरआर की खासियत थी साहब, आरआर में जैसे पार्टी कमांडर जाते हैं, मैं कंपनी कमांडर साहब के क्लोज में रहा ज़्यादातर। कंपनी कमांडर साहब हमारी जो घातक टू थी, वो कंपनी कमांडर साहब के साथ ज़्यादा चलती थी। तो जब हम चलते थे ना, तो कंपनी कमांडर साहब खुद पूछते थे फलाना गांव में जाना है, रास्ता चुनो, रास्ता तुम चुनोगे। वो ये नहीं बोलते कभी कि मैं बताऊँ इस रूट से चलो। हाँ, तुम्हारे को कौन सा रूट अच्छा लगता है वो डिस्कशन करते, फिर हम उस रूट का सिलेक्शन करते। और रूट ऐसा चुनते कि साहब बिल्कुल एकदम कठिन से कठिन, जिस पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। और इतना मतलब परमानेंट एक जगह रह के इतना अनुभव हो जाता है, अंधेरी रात हो चाहे मौसम खराब हो, उस रूट पे निकल के तो इधर उधर नहीं हो सकते। मतलब इतना तजुर्बा हो जाता है वहाँ पर, कोई जीपीएस की इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मत बोलिए, जीपीएस कम खरीदने लगे। लेकिन नहीं मजाक कर रहा हूं। परमानेंट जिस इलाके में रहते हैं ना, तो वहाँ का इतना होना भी चाहिए। एक सिक्योरिटी फोर्स का ये है भी कि उसका इतना होना भी चाहिए। टेररिस्ट को कभी पता ही नहीं चले कि आए कहाँ से। तभी तो सक्सेसफुल है इतना, स्पेशली 9 आरआर। 9 आरआर साहब 2003 के अंदर ही एक ऑपरेशन किया साहब,
हमारी कंपनी जिस शियोबी के अंदर थी उससे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। एक छोटी सी इंट मिली थी। इंट कैसे मिली साहब? ऐसी इंट कभी कभी मिलती है। मैं आरपी गेट के ऊपर संतरी था। आरपी गेट जो मेन गेट होता है, मेन गेट होता है, रेजिमेंटल पुलिस होता है वहाँ पे। हाँ साहब। तो उसके ऊपर एक मैं था और एक हमारे मेरा बड्डी था 5 राजदीप का, राइफलमैन देवेंद्र, हम दोनों खड़े थे। तो एक लड़की आई गेट से ना साहब, वो उधर से आई तो हमारे से थोड़ी आके जाके उसने एक लेटर घेरा, कागज लिखा, सड़क पे छोड़ दिया? सड़क पे छोड़ दिया। हमारे से आगे निकल के तकरीबन 10 मीटर की उसने एक लेटर डाला, ऐसे रोड पे घेर दिया। तो मेरे साथ में जो था ना, तो उसने ऐसी मजाक सी करी कि यार ये लेटर किस चीज़ का घेर दिया है, क्या है? तो सियाई का तो एक रूल है साहब, सियाई के अंदर तो अपने कपड़े के ऊपर भी शक रहता है हाँ कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ा ये है। और इंट का तो सबसे बड़ा होता है कि इंट एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने कपड़े पे भरोसा करती ही नहीं। तो धीरे से जाके हमने उस लेटर को खोला तो लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो हमारे ज़्यादा तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें टेररिस्ट करके और ऐसा लिखा, वो शब्द हमने पकड़ा तो सीएचएम को पास कराया कि 2 बंदे भेज दूसरे ड्यूटी पे, हमारे को कंपनी कमांडर से मिलना है। सीएचएम बोले यार ऐसा क्या होगा, कोई ऐसी खबर है, को खबर के लिए मिलना है। बोले मेरे को बता दी। वो नहीं कंपनी कमांडर साहब को बताएंगे। तो उन्होंने 2 बंदे दूसरे भेजे, हम गए कंपनी कमांडर साहब के पास में। कंपनी कमांडर साहब को लेटर ले जाकर दिखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि हिजबुल मुजाहिदीन के 6 कमांडरों की खुल करके एक गाँव था, उस गाँव के अंदर हाजी का घर में मीटिंग चल रही है और पिछले 24 घंटे से बैठे हो, चल रही है। इतनी पिन पॉइंट खबर साहब। वो देखते कंपनी कमांडर साहब ने पढ़ते बोला यार ये तो बहुत बड़ी खबर है। और वही मंगलवार का दिन साहब, जो मैं आपको बोला था 9/11 का, वही मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन तो मैं बताऊँ ना साहब, छोटा मोटा कोई ऐसे कई बार कोई जवान थोड़ा कमजोर दिल का हो जाता है ना, वो पार्टी में नहीं जाता था बाहर यदि कोई पेट्रोल जानी है, वो जाना होता है ना, मंगलवार के दिन नहीं जाता या कुछ भी हो सकता है। जैसे ही साहब ने पढ़ी, साहब ने बोला एक काम करो, जल्दी एक QRT तैयार करो। ये इतना जल्दी हम किसी खबर के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते कि भाई जो भी हो सकता है हमारा भी कुछ हो। तो हमारे पार्टी के जो हमारे पार्टी कमांडर डिटेल करे, मैकानाइज के थे, एक नायक सूबेदार दलबीर साहब, सरदार जी थे साहब। 10 बंदे तैयार करे, दो तो हम थे। बोला तुमने देखा कि वो मतलब किस टाइप का। आप क्या थे? अब जवान थे? जवान साहब, उस टाइम का जवान था मैं, 2002 की बात है साहब। तो 10 जवानों की पार्टी तैयार हुई। पार्टी तैयार होते ही हमने, जो हमारे साथ कमांडर थे नायक सूबेदार दलबीर साहब, उनकी हमारी बातचीत चली कि रूट कौन सा इस्तेमाल करें। तो हमने बोला साहब मंगलवार का दिन है, खबर गलत नहीं हो सकती। मंगलवार के दिन हम खबर को गलत लेते नहीं थे, झूठी होती तो सच मानते। तो जो शॉर्टकट रास्ता लेंगे तो यहाँ आबादी वाला इलाका है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हमने प्लान किया साहब कि जो वो गांव था वो पहाड़ी के नीचे था, तो हम इस गांव को, पहाड़ को क्रॉस करके और पीछे से आएंगे। ये तकरीबन खबर वाली बात थी 11 बजे की साहब। बट समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ये तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। समय तो लगेगा साहब, लेकिन सरप्राइज भी इम्पोर्टेंट है साहब। यदि हम गांव के अंदर से चले गए, सरप्राइज लॉस्ट हो गया, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं, तो जल्दी जाने का फ़ायदा क्या। और उनकी मीटिंग चल रही थी, इतने जल्दी जाने वाले भी नहीं, दिन में वो मूवमेंट करते नहीं थे। ये भी है कि टेररिस्ट दिन में जा नहीं सकता, वो जाएगा लास्ट लाइट पे, आएगा फर्स्ट लाइट से पहले और जाएगा लास्ट लाइट के बाद। तो इतना तो हमारे को अनुमान था कि है तो नहीं जा सकता, लेकिन हम ये भी नहीं सोच सकते कि भाई 100% ही है। हो सकता है वही बात कि हमारा ही घर बदली कर ले तब भी कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो हमने प्लान करके कमांडर साहब को बताया कि साहब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तकरीबन ये शॉर्टकट पड़ता था 5 किलोमीटर और घूम के पड़ा था 8 किलोमीटर। हम इस पहाड़ के पीछे जाएंगे और उधर से आएंगे। तो बोले तुम्हारे को जाना है, जो तुम्हारा जैसे उचित लगता है तुम वैसे जाओ। हम साहब वहाँ से निकले और तकरीबन मान लो 11 साढ़े 11 बजे खबर आई थी। तो 11 साढ़े 11 बजे ट्रूप ने खाना नहीं खाया, तो पहले तो ट्रूप्स को खाना खिलाया कि भाई जल्दी खाना खाओ और चलेंगे। 12 सवा 12 बजे, वैसे भी मंगलवार है, आज तो मिलना ही है। यही सोच के निकले। 12 सवा 12 बजे हम पार्टी वहाँ से निकल गई साहब, और उस घर के अप्रोच में पहुँचे हम तकरीबन 2:30 या 2:45 के लगभग। उस पहले जो घर था उसके ऊपर पहाड़ था, हल्का हल्का ऐसे स्लोप था। जब वो पीछे से उस पहाड़ के ऊपर तक पहुँचे ना, तो वहाँ हमने 10 मिनट तक होल्ड किया कि भाई ऑब्जर्वेशन करो। आप लोगों को पता था हाजी का घर कौन सा है? हाजी का घर का नहीं पता था साहब। हमने अनुमान ये था कि उस गांव में हम पेट्रोल करते रहते थे कि हाजी का घर लगभग पहाड़ के और किनारे पे है, लेकिन एक्चुअली पता नहीं था कि पिन पॉइंट है कौन सा। हाँ, तो हम थोड़ी देर वहाँ रुके तकरीबन 10 मिनट तक ऑब्जर्वेशन किया कि गाँव का मूवमेंट क्या। और आप लोग सिर्फ 10 आदमी चले गए? 10 आदमी से और 6 लोगों की खबर? 6 लोगों की खबर है, हाँ साहब। तो वहाँ होता क्या था J&K में साहब, ये पता चल जाता था कि यदि इस टाइप की कोई मीटिंग होती ना, कोई टेररिस्ट आसपास में होते, तो जो शिव लोगों की हरकत थी वो बहुत कम हो जाती। जो नॉर्मली होती है वो बहुत कम हो जाती। यार या वो कहीं सिक्योरिटी फोर्स को देख लेते ना,
तो खुद भाग जाते वहाँ से, कोई नहीं रहता था। तो हम 10 मिनट तक रुके, फिर धीरे धीरे हमें उस घर की तरफ चलने लगे। तो उस घर से तकरीबन हमें 50 या 60 मीटर पीछे रहना, तब एक साथ में उसके दूसरी साइड में घर था, वहाँ से एक लड़का निकला। तो मैं सेकंड गाइड था और मेरे आगे वो देवेंद्र गाइड चल रहा था। मतलब आप सेकंड नंबर पे थे, स्काउट। हाँ। दो पहले वाले जो स्काउट होते हैं। हाँ, सेकंड नंबर पर मेरे आगे जो मेरा बड्डी था देवेंद्र, वो फर्स्ट गाइड चल रहा था। वो जैसे ही लड़का निकला था उसने उसको थम बोलिया। नॉर्मली हम बोलते भाई हाँ थम, वो तो कहाँ भाग रहा है। तो वो लड़का घबराया तो उसने बोला इधर आ, नीचे बैठ। उसको नीचे बिठाया, फिर उसको नज़दीक गया। बोले तू भाग क्यों रहा है? बोले नहीं साहब मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। तो अचानक इतना वो भी नहीं कर सकता कि साहब, लेकिन डर ये भी रहता है कि यो घबराया तो हो सकता है यूँ ही हो, कहीं हथियार छोड़ के भागा। तो उसको हमने पूछा हाजी का घर कौन सा? बोले यही है। हम उसके नज़दीक ही थे साहब। ऐसे उसको कराया तो उस लड़के को हमने साइड में कर दिया। तो साइड में बैठ जाए तो घबरा मत, तेरे को हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने साहब उस घर का कोर्डन कर लिया। तकरीबन 10 मिनट लगी। 10 मिनट में जिस प्रकार से हम कोर्डन करते हैं उसका पूरा कोर्डन करके हम बैठ गए। तकरीबन हम आधा घंटा तक इंतज़ार करें कि कहीं हरकत हो या अंदर से कुछ आवाज़ आए, कहीं कुछ नहीं आया। आधा घंटा बाद में बोला इस घर का सर्च करो। तो जब पक्की खबर होती है ना साहब, तो सर्च करना बहुत बड़ा हार्ड है। और वो घर के अंदर एंट्री करना आदमी का कालजा कांपता है जब ये पता हो कि खबर पक्की है और अंदर टेररिस्ट है। और तब तक आपने CIJW भी नहीं कर रखा था। हाँ, जब तक नहीं किया था साहब, जब तक नहीं किया था। वहाँ पे बहुत सारे हाउस इंटरवेंशन वगैरह की ट्रेनिंग उधर तो काफ़ी सारी चीज़ें, केस स्टडी देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है। जब तक नहीं किया था। तो जब पक्की खबर होती है ना, तो घर के अंदर एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है साहब। आदमी की बहुत बड़ी, वो बोलते हैं ना, बोले शेर 100 शेर का कालजा चाहिए। लेकिन काफ़ी देर तक हम रहे, हमारे को आसपास में मूवमेंट बंद हुआ ना, तब ये तो डाउट हो गया कि खबर तो पक्की है। बाहर का आसपास में कोई शिवलिंग का मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ तो कुछ ना कुछ है। तकरीबन 10-15 मिनट तक एकदम पूरा ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं आया। फिर हमारे जो नायक सूबेदार थे दलवीर साहब ना, मैकेनाइज के थे साहब, इसमें 9 RR के अंदर इन्फेंट्री और मैकेनाइज मिक्स है। हाँ साहब। तो साहब ने बोले भाई क्या करें? मैं करना क्या साहब, सर्च तो करना पड़ेगा भाई, जिस चीज़ के लिए आए हैं खबर मिली है तो सर्च तो करेंगे। तो 3 बंदे सर्च के लिए तैयार हुए। अभी गांव के घर के अंदर सिविलियन भी हैं अभी। हाँ, उनको निकाला नहीं है। हाँ, नहीं शिवलिंग तो साहब आवाज़ मारी हमने, कोई अभी तो पता ही नहीं है कि अंदर है कौन, क्या है, कुछ नहीं है। आवाज़ हमने ज़रूर मारी कोऑर्डिनेट करते, भाई कोई घर में शिवलिंग है तो आ जाओ। फिर हमने क्या किया, वो सर्च के लिए पार्टी टीम तैयार करी। टीम तैयार करके और 2 बंदे साइड में से बुला के लाए शिवलिंग को कि भाई तुम एक बार घर में जाके आओ, घर में कोई है तो उनको बोल दे बाहर आ जाओ। तो वो अंदर जाके घूम के आके बोले साहब घर में कुछ नहीं। अभी हमारे को ये डाउट हो रहा है कि ये बोल रहे कि कुछ नहीं और इस आसपास के इलाके में मूवमेंट भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो निकल गए, उनको साइड में कर दिया साहब, ठीक है कुछ नहीं है। तो फिर हम 3 बंदों की टीम तैयार करी, 3 को टीम तैयार करी और घर के साइड से दीवार से हमने अप्रोच किया। यदि सीधा हम करते साइड में, उस घर के साथ साथ में एक नाली भी थी ऐसी हल्की ना, वही जेंडकिया के अंदर पानी वाली जो नाली हर गाँव में रहती है। हाँ, और उसके पास में पेड़ ही थे। तो उन पेड़ों की साइड से आके और उस दरवाजे के पास हम तीनों आके खड़े हो गए। 2 बंदों ने अंदर एंट्री की और एक बंदे को गेट पे रखा। लुकएटमैन का जो काम होता है कि भाई अंदर से भी नज़र रखेगा और कमांडर से भी रखेगा। यदि कोई बात होती है हमारी तो बाहर कमांडर को बताएगा और कमांडर कुछ बताता है तो हमारे को इन्फॉर्म करेगा। वो एक गेट पे रखे, 2 ना हमने नहीं तो अंदर सब चले जाते हैं तो बाहर वालों को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। हाँ, तो एक बंदा रखना बहुत ज़रूरी है जो दीवार के साथ में रहे, अंदर वालों को खबर दे सकता है और बाहर वालों को भी दे सकता है कि भाई कोई हरकत हो तो वो बंदा था। 2 बंदे हम, मैं और वो देवेंद्र, दोनों हमने अंदर एंट्री कर दी साहब। नीचे वाले फ्लोर के अंदर हम नॉर्मली एक बार मोटे तौर पर, पहले ये था कि अपने मोटे तौर पर सर्च करते हैं, डिटेल में सर्च अपने बाद में करेंगे ताकि एक बार अपने अंदर घूम के आ जाए तो ये तो पता चल जाएगा यहाँ कुछ नहीं है। नीचे वाले फ्लोर को हमने सर्च करके और सारे गेट बंद कर दिए हमारे हाथ से कि भाई अभी कुछ होगा तो बाहर नहीं निकल सकता। हम पेड़ियों से 2nd फ्लोर पर चढ़े, वहाँ पर घर तकरीबन 3.5 मंजिल के घर थे, 2 मंजिल 3 मंजिल। 3री मंजिल तो ऊपर जेंट के वो बर्फ़ के लिए बनाते हैं ना, वो बड़ा बना रखा है। उसके ऊपर ये विंटर के लिए घास लकड़ी ऐसी इकट्ठी करते हैं जो बारिश में भीगे नहीं, इनके पास में विंटर में स्टॉक होता है। तो जब हम दूसरे फ्लोर पे गए तो उसके अंदर हम सर्च करने लगे। एक रूम को सर्च किया, दूसरे रूम का दरवाज़ा खोला हमने, उसके बाहर से कुंडी लगा रखी, तो अंदर खरबूजा काट के रखा एक प्लेट के अंदर, खाया हुआ नहीं, सिर्फ काट के रखा। और जो उसके अंदर वो बिस्तर लगा रखे थे ना, उनमें ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा लेटेस्ट बैठे हुए थे, इतनी देर यहाँ ही बैठा। तो जब एंट्री करते ही उसने, देवेंद्र ने मेरे को बोला, बोले यार खरबूजा तो बड़ा तगड़ा दिखाई दे रहा है।
वो खरबूजा नहीं है, कुछ और ही है, मंगलवार है, आज ध्यान रखना। हमारे दिमाग में वो चीज़ पका रही थी कि आज मंगलवार है, ध्यान रखना। तो थोड़ी देर तक दोनों एकदम रुके, क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ भाई, बिस्तर भी ऐसे हो रखे तो कुछ ऐसी चीज़ हमारे को मिले जिससे शक हो, लेकिन इस टाइप का हमारे को कुछ दिखा नहीं। हमने उसको पूरे को एक बार मोटे तौर पे सर्च किया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो बाहर निकले, गेट को बंद करा, गेट को बंद करा और साइड वाला कमरा, एक कमरा और था, तकरीबन 4 कमरे के लगभग वहाँ बढ़ाया जाते, बीच में छोटी सी गैलरी रहती है, उनको भी हमने मोटे तौर पे सर्च करके गेट बंद कर दिए। गेट बंद करके मैं बोले अब ऊपर लास्ट जो छत थी उसके ऊपर, मैं भाई छत पे जब चढ़ता है तो बड़ा सोच समझ के, बिल्कुल एकदम ऐसा है कि तुरंत फायर का जवाब फायर दे सकते, इस हिसाब से चढ़ना है। अब जो है वो ऊपर ही है, बाकी तो नीचे हाइड आउट में, कहीं घर में हाइड आउट होगा तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, जाएगा कहाँ, लेकिन छत पे हो गया ना तो काबू मारना मुश्किल है। जैसे ही साहब मैं पीछे चल रहा, देवेंद्र मेरे आगे चल रहा, उसका सिर उस छत पे इतना साग निकला और बरस्ट फायर। अच्छा, बरस्ट फायर साहब, एकदम एक का पूरी मैगजीन का फायर आया ना ऐसी, लेकिन ऊपर वाले की देन ऐसी थी कि उनसे वो हेलमेट के ऊपर से गया, कहीं टच नहीं है। अभी उस जगह के ऊपर फायर का आना, बंदे का घर में रहना और फिर आगे का सोचना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ नहीं सीधा वहाँ से जैसे हुआ यार, इतने मुंह से निकला देवेंद्र, यार गड़ 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 पेड़ी से घुटते हुए नीचे। कैसी वाली सीढ़ी थी वो, लैडर वाली या प्रॉपर सीढ़ी? नहीं, प्रॉपर सीढ़ी, घर वाली। हाँ, घर वाली, पूरी छत के ऊपर चढ़ी थी, घर वाली जैसे मकान में होती है ना, बिल्कुल प्रॉपर वाली। लेकिन इतना सोचने समझने का आने का टाइम नहीं मिला, गड़ 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 घुटते आए नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। आप दोनों? दोनों साहब, दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आए। 5 मिनट तक तो ऐसे शौक हो गया था कि है क्या। फिर जो हमारे पास गेट पे बंदा जो हमने छोड़ रखा था, उसने आवाज़ मारी, अरे लगी तो नहीं, हमारे तो नहीं लगी। अब कई बार क्या होता है साहब, जैसे ऊपर से टेररिस्टों ने फायर खोला, सामने वाली जो पार्टी थी वो तो हमारे कम्युनिकेशन में है, लेकिन मकान के जो पीछे पार्टी लग रही है वो इतनी कम्युनिकेशन में नहीं है। और जब फायर खुलता है तो कन्फर्म किसी को नहीं होता कि फायर कौन सी दिशा में खोला है, आवाज़ तो सारे बराबर जाती है। तो उनके साथ में उन्होंने फायर खोल दिया। अब एकदम फायर इतना, मान लो घर का इतना दीवार इतनी थी, नुकसान वाला नहीं था, लेकिन फायर तो खुल गया, एकदम घबराहट तो होगी। जब उस बाहर वाले को हमने बोला अरे अपना बंदों का फायर बंद कराओ, बंदे अंदर है, साहब ने रेडियो सेट पे मैसेज दिया, फायर को बंद किया। फिर हम 5-7 मिनट तक जैसे थे दीवार के साथ में चिपके रहे कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो। ऊपर से देखा, अभी आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे? हाँ, नीचे आ गए साहब, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और दीवार के साथ में एकदम ऐसे कमर लगाए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए कि ऊपर से दीवार के साथ खड़ा होने से टारगेट नहीं पड़ता था, एक्यूरेट नहीं आता है। 5-6 इंच आदमी फायर करने वाले जगह मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। 5-7 मिनट तक हम वहीं खड़े रहे साहब, बिल्कुल एकदम कहीं मूवमेंट नहीं किया, सब पार्टी का फायर स्टॉप कर दिया चुपचाप। 5-7 मिनट बाद में फिर जो हमने गेट पे बंदा कर रखा था उसको बताया, साहब को बताया हम बाहर निकल रहे हैं, कोई फायर नहीं करेगा। तब सबको पास किया कि अपने जो अंदर बंदे हैं वो बाहर आ रहे हैं, कोई फायर मत करना। हमारे को 50 मीटर की जगह थी साहब, 50 मीटर में बाहर आने के अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट लगी थी। मतलब ऐसी हालात के अंदर जब बंदा एक एक कदम रखता है ना, चारों तरफ देखना, हथियार को उसी हिसाब से रहना और फिर मूवमेंट करना, 15 से 20 मिनट 50 मीटर बाहर आने में लगी थी। और अभी तक आपको ये कंफर्म नहीं था, फायर तो हो गया था तो कंफर्म तो है मिलिटेंट है, बट कितने हैं, कितना क्या है वो नहीं पता लगा। ये कंफर्म हो गया मिलिटेंट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि कितने हैं क्या है, यही था। बाहर आके अपनी अपनी जगह के ऊपर सब लग गए। फिर हमने, हमारे साहब ने ऊपर मैसेज दिया कम्युनिकांड साहब को, कॉन्टेक्ट हो गया साहब और ऐसे ऐसे बंदे ट्रूप्स अपना पूरा सेफ है, अब आगे की प्लानिंग क्या करनी है। तो मतलब 10 बंदों से फिर उसको ज़्यादा करना भी एक रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। और सियाही के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि चाहे मिलिटेंट आप कितनी मार दो, अपनी एक ही कैजुअलिटी दे दी या नुकसान हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं उसका। सही बात, सबसे बड़ी चीज़ वो है। फिर हम उसको कोऑर्डिनेट करके बैठे रहे, तकरीबन 1 घंटा के लगभग कंपनी कमांड साहब टीम लेके आ गए। कंपनी कमांड साहब टीम लेके आगे साहब फायर करते रहे, लेकिन अब मकान के अंदर है ना, उसके ऊपर एक्यूरेट फायर करना, वो तो डिफेंस में है। ट्रूप्स तो ओपन में लगा हुआ है, ट्रूप्स तो कहीं पेड़ की आड़ ले रहा है, कहीं पत्थर की आड़ ले रहा है, कहीं नाले की आड़ ले रहा है, लेकिन वो तो दूसरा वो ऊपर हाइट में है, हम डाउन में। बहुत बड़ा उसका एक एडवांटेज है उनका। ये तकरीबन कम्युनिकांड साहब आने के बाद में फायर खुला, 1.5 घंटा तक फायर चलता रहा साहब, रिजल्ट कुछ नहीं मिला। वो दूसरा क्या होता है, वो गांव वाले भी परेशान रहते हैं, सारे परेशान है साहब। वो तो फायर ऐसे करते नहीं, एक्यूरेट तो करते नहीं साहब। उनको तो वो सिक्योरिटी फायर टाइप का करना है कि भाई अंदर टेररिस्ट है, फायर कर देंगे, वो ऐसा करना है। वो क्या करे, एक बार इस खिड़की से फायर कर दिया 2 राउंड, दूसरी बार घूम के उस तरफ से कर दिया, तीसरी बार उधर से कर दिया, तो पूरा ट्रूप्स को कन्फ्यूजन रखते। ऐसे तकरीबन कम्युनिकांड साहब आने के बाद में 1.5-2 घंटे तक
हल्का फुल्का वो फायर चलता रहा, कभी हम करें कभी वो कर दे, लेकिन कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं था। फिर फायर को स्टॉप कराया और लगभग टाइम भी ऐसा हो गया कि दिन छिपने वाला, तो डर ये भी रहता था कि अंधेरा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है अंधेरा के अंदर इस टाइप का गांव का जो अर्बन का जो है गांव का, उसका ऑपरेशन को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जंगल का हो तो एक अलग बात है, हम खुदा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आबादी वाला इलाका है और फिर घरों के बीच में है, किधर से कौन आ जाए कोई पता नहीं चलता। तो जैसे ही हल्का हल्का दिन छिपने लगा तो फिर कंपनी कमांडर साहब ने बताया भाई अब तो कोई फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसी बात बनेगी नहीं, बहुत देर होगी, रात होगी तो रात में हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जब फिर लास्ट के मैंने ये वहाँ बातचीत करी, ऊपर कंपनी कमांडर साहब ने बातचीत करी होगी करके, फिर हम जब भी हम ऑपरेशन में जाते हैं ना साहब, तो एक आईडी एक दो पक्का साथ रहती थी, या किसी भी जगह जरूरत पड़ सकती है तो एक दो आईडी बना के ऑपरेशन में एक जो कंपनी कमांडर साहब की क्वाटी होती है उसके साथ में परमानेंट चलती है। ऐसी इस टाइप के हथियार की हमारे को कहाँ जरूरत पड़ जाए। जब फिर उन्होंने बातचीत करके और जो गांव के भी कुछ होंगे उनसे बात की होगी साहब ने करके फिर फाइनल डिसीजन लिया कि घर में आईडी लगाओ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। रात होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंदर मिलिटेंट तो है ही, फायर करना है, कोई सिविलियन भी नहीं है, तो क्यों पंगे लेने। हाँ वही साहब, फिर हाँ रात को फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके आईडी का प्लान कराया, आईडी लगाई, उसके अंदर मकान भी इतना बड़ा कि एक आईडी में उड़ने वाला नहीं मकान, एक आईडी लगाई तो एक आईडी से तो उसका हल्का सा कोना टूटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर दो आईडी एक साथ लगाई, अब हुआ क्या साहब, सबसे बड़ी जो फॉल्ट हुआ ना यहाँ हुआ, वहाँ पर क्या थोड़ा मकान नज़दीक भी रहते हैं, और जब आईडी फटती है इतना बड़ा मकान टूटता है तो धुआं गिरदा बहुत उड़ता है, आदमी इतना जल्दी उसका ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि हो क्या रहा है। हाँ। तो जैसे ही वो गिरा तो उसके अंदर दो मिलिटेंट ऐसे थे जो वहाँ से निकले, साथ वाला घर में शिफ्ट हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत हुई, क्यों वो अच्छा इतना बिल्डिंग से गिर करके वो दूसरे उसमें शिफ्ट हो गए। हाँ दो ऐसे मिलिटेंट निकले हैं जो अभी हो सकता है वो पहली हुआ तो कहीं ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, कुछ ऊपर ही होंगे, कुछ नीचे आ गए होंगे कि भाई नीचे से तुम करो ऊपर से हम कर रहे हैं। लेकिन जब वो आईडी लगी ना यार, उनको हिलता कुछ लग गया, तो उस मौके के ऊपर मरता इंसान पता नहीं क्या कर देता है, उसमें उसका क्या दिमाग काम करता है किसी को नहीं पता चलता, और वो कुछ सेकंडों का ही जो एक्शन होता है जो कुछ करता है वो साइड वाले में हो गए। अभी हमने क्या किया, साइड वाले वो साथ में जो घर थे ना थोड़े, उनके अंदर स्टोव लगा रखे थे, लेकिन वो स्टोव भी घर के बाहर थे, अंदर नहीं थे, और वो दो टेररिस्ट घर में एंट्री कर गया। ओ ये घर है मैं बाहर से स्टॉप हूँ और वो मेरे अभी पीछे आ गया है घर के अंदर। नहीं स्टोव तो उस घर के पीछे थे, लेकिन जो घर था ना ये घर टूटा, घर के बाहर थे, ये घर के अंदर घुस गए। सेफ हो गए, ये घर के अंदर घुस गए, और स्टोव बाहर था, स्टोव बाहर लगा के थे, घरों के साथ साथ में कोई यहाँ से भाग के नहीं निकले, वो उसके अंदर एंट्री कर गए। अभी वो घर टूट गया, काफ़ी देर तक उसका ऑब्जर्व कराया, कहीं कुछ वो हरकत नहीं मिली। फिर ये था कि अंधेरा हो गया था, ये काम करते करते अंधेरा होने लग गया। फिर बोला अभी स्टॉप करो, थोड़ी देर तक कोई हरकत नहीं करेगा। काफ़ी देर तक करके फिर बोला चारों तरफ एक काम करो, जितने भी घर हैं इनमें सब में ऐसे स्टॉप लगाओ ताकि इस जगह को ऑब्जर्वेशन करे, ये कहीं पर भी हरकत नहीं करे। उनके अंदर लगाने लगे तो हमारे कंपनी कमांडर साहब और उनका बड्डी दोनों एक कंपनी कमांडर साहब एक जगह चेक कर रहे थे कि कौन से में स्टॉप है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा नुकसान आ जाए। अब भी वहाँ पर जो अंदर घुसा हुआ था तो उनको पता नहीं था कि भाई, उन्होंने सोचा कि बाहर इधर स्टॉप लगा रखा है, अंदर कहाँ से आए होंगे, और इतना मकान टूटने के बाद में दूसरे घर में घुसेगा भी कैसे। बिल्कुल उसके अंदर वो घुस गए साहब। उसमें घुसे तो जैसे ही कंपनी कमांडर साहब अंदर गए तो कंपनी कमांडर साहब उस घर के अंदर स्टॉप लगाने के लिए चेक कर रहे थे, उनके साथ में बंदे चल रहे थे तो आगे निकल गए। जो साथ वाला ऐसी मकान था उसके अंदर वो मिलिटेंट थे। अभी साहब आगे निकल गए, एक साहब के साथ था वो आगे निकल गया, जो स्टोव जो लगाने थे, और जो साहब का बड्डी था वो पीछे थे। जो साहब का बड्डी था उनकी टेररिस्ट की नज़र मिल गई था। अभी उसने जैसे ही देखा कि इतने मुँह से निकला साहब टेररिस्ट, जब तो टेररिस्ट ने फायर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारा इस ऑपरेशन का नेगेटिव पॉइंट रहा था। इतना तगड़ा बंदा था, 16 राजरीव का देवेंद्र था, बड़ा उस ऑपरेशन का हमारे। ये वही देवेंद्र जो आपका गाइड? नहीं वो नहीं था, अच्छा। ये दूसरा था साहब। इतना बड़ा हमारे वो कंपनी कमांडर साहब के साथ चलता था, उनका बड्डी परमानेंट। इतना बड़ा दुख हुआ, फिर वहीं उस चीज़ को रोका साहब कि भाई टेररिस्ट इस घर में शिफ्ट हो गए, जो जहाँ है फायर कोई नहीं खुलेगा, अभी फायर को स्टॉप करो। अंधेरा हो गया था, फिर काफ़ी देर तक रुके, फिर कोशिश करी उसको वहाँ से निकाला साहब, जब तक हमारे सीओ साहब भी आ गए थे।
सीओ साहब बहुत जल्दी आते थे ऑपरेशन में, उनको पता चल जाए ना कॉन्टेक्ट हो गया तो बहुत जल्दी आते थे। अब साहब काफ़ी देर तक रही है, उसके अंदर उसको निकाला गाड़ी से क्रिया शिफ्ट, जब तक एकदम मतलब थोड़ा सा दुख तो होता है साहब ऐसी चीज़ के अंदर, जब इतना करते हैं बंदा साथ से हो जाता है। तो ये सेना तो एक ऐसी चीज़ है कि साहब हमारा तो चाहे भाई मानो चाहे हमारा परिवार मानो, हमारा तो वही जो वो ये कि कहावत है ना साहब, जो अब जो आपती में काम आवे वो अपना, सेना में परिवार कब आएगा, सेना में तो हम ही एक परिवार है जी। फिर साहब वो निकाल के थोड़ी देर तक होल्ड कराया और फिर कॉर्डन को टाइट करके कराया। तकरीबन 3-4 मिनट जो उसके अंदर दबे थे ना साहब, वो भी उसके किनारे पे आ गए। उसने जिंदा थे अभी तक? जिंदा थे, टूटने से नहीं मरे साहब उसके टूटने से नहीं मरे साहब। फिर क्या कराया, उन्हें भारतीय सेना की गोली ही चाहिए थी। हाँ उनको वो ही चाहिए थी। फिर साहब टाइट करके कॉर्डन को बिल्कुल एकदम वो कराया, और जब तक वो गर्दा फुर्दा ऊट उठा कर एकदम थोड़ा शांत हो गया था, फिर चारों तरफ लाइट लगवाई थी, जनरेटर आ गया था, रात हो गई थी साहब, जनरेटर आ गया, लाइट लगवाई आस पास में घरों में जो गली थी उनको कि भाई कहीं से भी मूवमेंट होता है तो उस तरफ फोकस करके और रखो। जब इतना कराया ना तब साहब उनके लगी होगी, उनके जो पड़े होंगे कहीं तो लगी थी उनके। फिर उनकी ऐसी आवाज़ सी आई, एक बंदे हाय अल्लाह टाइप ऐसी आवाज़ आई तो जो उसके पास में स्टॉप था उसमें भी अपनी यूनिट का एक राइफलमैन पवन था, जो चार्ली वाला उसको वो लंबा सा नहीं छोटा सा छल्लू जिसको बोलते थे, हाँ वो साहब। तो उस स्टोर में था, उसको आई, उसने आते अपने बड्डी को बताया, बोला भाई मिलिटेंट नहीं मरे, हरकत है, ऐसी आवाज़ आई, हल्की आई थी। जब उन्होंने कन्फर्म करके फायर खोला साहब, 2-3 बंदे स्टॉप से, फिर तीनों चारों तरफ से बोला एक बार एक्यूरेट फायर गिरो तुम्हारा कहाँ से आई, उसके अंदर वो 4 मिलिटेंट उस फायर में मरे, 2 फिर भी रह गए साहब। अच्छा 6 के 6 थे मतलब 6 का 6 कन्फर्म था, 4 इधर टूटे वाले घर में और 2 इधर जो दो घुस चुके थे। इसमें आ गए, वो उसमें थे जो तो वो फायर से मर गए। अच्छा ये 2 घुस गए, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दिक्कत आ गई कि अभी इनका क्या करें। काफ़ी देर तक रहे, बहुत देर तक चला, फिर लास्ट के अंदर तकरीबन साहब ये करते करते हमारे को रात की 10 बज गई थी ऑपरेशन को चलते चलते। लेकिन अभी रात होगी तो सबसे बड़ा डर था कि नुकसान नहीं हो जाए, एक तो हम नुकसान ले चुके, दूसरा हो गया तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। फिर करते करते लास्ट में बोला क्या करें, बोला एंट्री तो करनी पड़ेगी, एंट्री बगैर तो हमको चारा ही नहीं है, करेंगे क्या, रात है, रात तक कब तक मतलब वो करके, गांव का आबादी वाला इलाका है। फिर साहब MGL मंगाया और उस घर की जो मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, या वो एक रिवॉल्वर टाइप का होता है बड़ा सा, जिससे 6 ग्रेनेड आते हैं, उसकी रेंज दे के और उसके फिर उस घर के अंदर 6-7 ग्रेनेड फायर कराए साहब। वो जब फायर कराए ना तब अंदर से 1-2 बार आवाज़ आई, जब आदमी मरते टाइम बोलता है ना उस टाइप की आवाज़ आई, तो ये लगा कि हाँ हो गया, 6-7 ग्रेनेड फायर करे साहब लगातार। उसे ये कन्फर्म था कि इस रूम में है, वो तो हमने देखा था कि इस रूम में है, इसके अलावा अभी ये कहीं नहीं जा सकते। वो करके फिर काफ़ी देर तक वो क्या नाम है एकदम शांत रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ मारी, कहीं कुछ नहीं आया। जब फिर धीरे धीरे उसमें एंट्री करी तो दोनों मरे हुए साहब, उनसे चितड़े उड़ गए उनके। जब कन्फर्म हुआ होगा फिर एकदम शांत रहिए, क्या नाम फर्स्ट लाइट का इंतजार करना पड़ा, क्यों रात को ज़्यादा मूवमेंट करना, बाकी सर्च नहीं कर सकते आप, सर्च हो नहीं सकता। फर्स्ट लाइट पे जब सर्च करने लगे तब साहब हमारे को 6 मिलिटेंट, 6 AK-47, 2 रेडियो सेट और 13-14 इनके पास में ग्रेनेड और मैगजीन ये पूरी मिली। जब वापस ऑपरेशन वो करा के पूरा उस टाइम का अंदर आसपास का क्लियरेंस भी लेना पड़ता था पूरे, उनको बुला के कि भाई हमने जिस घर में मिलिटेंट थे उसी घर को हमने डिस्ट्रॉय किया, बाकी किसी को नुकसान नहीं कराया। जब वो ऑपरेशन तकरीबन दिन में 9-10 बजे तक हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ, इस टाइप का ऑपरेशन था। थे साहब हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर जो बहुत बड़ी प्लान कर रहे थे, उनकी उन चीज़ों से कुछ उनके पास में ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी जो मिले थे उनके निकले थे, और कुछ रेडियो सेट में जो चीज़ें उनके पास में निकली थी, एक के पास में ऐसा कोई फ़ोन टाइप का कुछ था जिसके अंदर कई जगहों के GR वगैरह थे उसके पास में, इस टाइप का। वो कम्युनिकेशन साहब ने पूरा सर्च किया था, बहुत बड़ी प्लानिंग में थी, ऐसा ऑपरेशन था। लेकिन आप लोगों ने साहब एक JCO साहब और 10 लोगों ने मतलब पूरी ये कॉर्डन करना, पूरा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, तो एक जूनियर लीडरशिप की मिसाल है ये साहब। CI सिटी के अंदर जितना जूनियर लीडर, जितनी संभाल टीम सक्सेसफुल हो सकती है, इतना बड़ा नहीं होगा। संभाल ऐसे कई ऑपरेशन है जो हमने 1-1 घंटे में ख़त्म किया। एक छोटा सा ऑपरेशन है साहब, उसके बारे में बताऊँ आपको। हमने प्लानिंग किया कि कई दिन से खबर मिली, विंटर का टाइम था लगभग जनवरी का, कि पीर पंजाल से मूवमेंट होता गांव की तरफ।
एक दो बार किसी सोर्स ने खबर दी तो बोले इसका करे क्या। काफ़ी दिन तक एक दो बार गांव में घूम के आए, कुछ ऐसा आइडिया नहीं लगा। एक दिन प्लान कराया कि ऐसा करते हम 2 टीम तैयार करते, एक टीम गांव में पेट्रोल करेगी और दूसरी टीम गांव के बाहर निकल जाएगी, ये रास्ता कौन सा है। तो रात को तकरीबन 2 बजे निकले, सुबह फर्स्ट लाइट पे गांव में पहुंच गए। तो उस टाइम का कोडन सर्च वगैरह या स्पेसिफिक कैसो ये चलता था, वो करते थे कि भाई जिस घर में सके उसको सर्च कर लिया। तो एक टीम ने हमने क्या किया, उस गांव का सर्च किया और वापस आ गई। दूसरी जो टीम थी ये सर्च करी थी जब तक ऊपर निकाल दी। तो जो टेररिस्टों का जो सोर्स था उसने खबर ये दी कि ऐसी ऐसी सिक्योरिटी फोर्स आई, गांव में सर्च करके वापस चले गए। आगे जो हमारी टीम गई उसके बारे में नहीं पता। अभी हमने क्या किया साहब, हम 8 बंदे थे, वहाँ से गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे गए तो एक ढोक था, जो ये गुज्जर बनाते हैं ना साहब, वो ढोक, वो रास्ते से तकरीबन 50-60 मीटर दूर, उसमें जाके बैठ गए। 24 घंटे तक इंतजार किया था, कोई मूवमेंट नहीं बिल्कुल। ढोक के बारे में किसी को यदि वॉशरूम भी लगा है ना तो उधर ही अंदर ही, बाहर मूवमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। 24 घंटे तक रहे। अगले दिन तकरीबन 11 या 12 बजे ना, तब पहाड़ की तरफ से हरकत नजर आई। अच्छा। हाँ, और उस टीम के साथ में कौन है, हमारा एक नाइक। 8 बंदे थे जिसका हमारा कमांडर एक नाइक, रामनिया। क्या बात है, वाह। जैसे ही हमारे को 400, वो काफ़ी दूर तक ऐसे दिखाई दे रहा था, 500 मीटर तक हरकत दिखी। तो वो एक बंदा जो डिटेल कर रखा था कि भाई तेरा काम है इस तरफ देखना, बंदे पूरे डिटेल करके रखते हैं, तेरा काम है इस तरफ देखना, तेरा काम है इस तरफ देखना। ढोक के अंदर ज़्यादा तो नहीं दिखता, लेकिन कुछ खिड़की टाइप वो बना के रखते हैं हवा के लिए। हाँ, तो साहब वो नज़र आया तो उसने बताया कि ऊपर से मेरे को हरकत नज़र आई और टीम तैयार करी। कितनी आए, थोड़ा नज़दीक आने थे तो वो तकरीबन 300 मीटर पर, तो कन्फर्म हो गया कि 2 ही। एक बंदा जो आगे चल रहा था फेरन पैर रखा और रेडियो सेट का एंटीना था उसके पास, वो कहीं बात करता हुआ आ रहा। अच्छा। तो उसे कन्फर्म हो गया है तो मिलिटेंट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो जब हम 8 बंदे थे तो 4-4 बंदे तैयार करें कि 4 बंदों का ये टारगेट, 4 बंदों का ये टारगेट। कमांडर ने बोला पहला फायर मेरा होगा, मेरे फायर के साथ सबका फायर होगा। और पूरा नायक साहब लगे हुए हैं। बिल्कुल साहब, क्या बात है, एकदम फिक्स लग गए साहब। दोनों के बीच में तकरीबन 10 कदम का गैप से आ रहे। तो 4-4 बंदे बांट दिए, हथियार बिल्कुल सेट कर दिए और बोला फायर, पहला फायर इतना जाना चाहिए कि किसी हालत में बचना ही नहीं चाहिए, यदि बच गया फिर नहीं मरेंगे। हाँ, हर 24 घंटे से हम यहाँ बैठे, कोई फायदा नहीं होगा हमारा इतना बैठने का। वो साहब जैसे ही रेंज में आए, हमारे उस ढोक से 50 मीटर पे थे, बिल्कुल किलिंग एरिया में आए और फायर किया, ज़्यादा भी नहीं किया, आधी मैगजीन फायर किया, दोनों किल। क्या बात है। इतना तगड़ा, मतलब समाल टीम का इतना तगड़ा ऑपरेशन सफल होता है सर, कोई नुकसान नहीं, कहीं पता नहीं और नहीं, और पहले फायर के अंदर ही दोनों किल। तो ये समाल टीम का सबसे बड़ा CICT के अंदर फायदा है। समाल टीम जितनी सक्सेस ऑपरेशन कर सकती है, इतना बड़ा ट्रूप बड़ा नहीं कर पाता, बड़ा सरप्राइज रहना, उसका फिर एडमिनिस्ट्रेशन होना, फिर वो कमांड कंट्रोल भी, कमांड कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है। तो इस टाइप का इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ साहब कि वेट तो काफ़ी लंबा करना पड़ा, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ, जब 1 ही मिनट में ऑपरेशन खत्म, 2 किल। ये साउथ समाल टीम का एक पावर है। इनके बारे में तो इसके असम राइफल के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, बट 19 राजीव के ज़्यादा नहीं सुने। आप लोग एक साथ भी थे शायद लाइन ऑफ कंट्रोल में। हाँ सर। तब आपका क्या एक्सपीरियंस था साहब? हमारे साथ में पुंछ में थे हम साहब, LC पे, जब हमारे ब्रो कंपनी के कंपनी कमांडर थे जी। साहब का आपका ये बताऊं कि जो डिसीजन लेने की जो साहब की क्षमता थी और साहब के जो ऑर्डर थे, वो वाकई में एक सेना वाले ही ऑर्डर थे साहब, लचीला नहीं था। चीज़ बोल दिया यस या नो। आपको एक दिन की चीज़, साहब का आदेश ये था कि LC कोई भी क्रॉस करेगा तो मेरे बिना आदेश के नहीं करेगा, चाहे आपको कोई भी दे रहा हो। कई बार क्या होता था, LC के ऊपर आगे जाने वाले कुछ ऐसे नुमाइंदे होते थे जो आगे जाते थे। LC फेंस जो लगे थे, कुछ ऐसे होते हैं जो आगे जाते हैं। एक्चुअली LC और LC फेंस के बीच में भी थोड़ा इलाका होता है, गैप पड़ता है। हाँ। तो फेंस के आगे जो भी क्रॉस करेगा, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे ऐसा कोई नुमाइंदा हो जो हमारा सेना का हो, वो बिना साहब का आदेश था, मेरा आदेश भी नहीं जाएंगे। एक दिन क्या हुआ साहब, मैं गेट के ऊपर संतरी और इंट के हमारे कुछ बंदे आए थे जो कोई किसी से मिलने के लिए फेंस के आगे जा रहे होंगे। तो साहब का आदेश था तो मैंने उनको रोक दिया। उनको रोका तो उन्होंने बोला भाई हमारी परमिशन है, CO साहब से बात हुई है। मैं बोला CO साहब से बात आपकी हुई है, मेरे तो आदेश कंपनी कमांडर साहब का है, मैं आपको आगे कैसे भेज दूँ? तो थोड़ी देर ना उन्होंने CO साहब को बताया होगा, सरकारी फ़ोन था हमारे पास में, CO साहब से बात करे। उस समय वो MCCS मोबाइल होते थे। हाँ। तो उसने क्या किया, उसने चंद्रा सर वासी हो, तो उसने चंद्रा सर को कॉल किया
और कि सर ये ऐसे ऐसे और पकड़ा दिया कि ये लो बात करो सी उसे। मेरे को पकड़ा दिया तो साहब ने बोला इनको एक काम करो, मैंने भेजा जाने दो। मैं बोला नहीं सॉरी साहब, मेरे को तो कंपनी कमांडर साहब का आदेश है, कंपनी कमांडर साहब बोलेंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, आप ये बात कंपनी कमांडर साहब को बताओ। तो सीओ साहब थोड़े गुस्से में हुए उस टाइम, तो कि यार मैं बोला बड़ा लेन कमांडर ये सिपाही ऐसे कर रहा है। फिर साहब ने साहब को बताया, फिर साहब का कॉल आया, बोले ठीक है ये अपने वो है और किसी काम के लिए जा रहे हैं, इनको जाने दो। जब ये साहब के इस प्रकार का आदेश थे, उसके बाद में तो सीओ साहब ने बताया हमारे को, बोले बिल्कुल एक संतरी की यही ड्यूटी बनती है, संतरी जब भी कर पाएगा, ऐसे तो कोई कॉल कर देगा कंपनी कमांडर साहब को पता ही नहीं लगेगा। दूसरा वेरी गुड। हाँ साहब, जब हम रात को अम्बुस में जाते थे तो मानना पड़ेगा आपको भी। सेना तो आदेश की है साहब, यदि सेना के अंदर आदेश के अंदर लचीलापन आ गया तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम अपने लेवल पे सोच, और ये आपके सीओ साहब का भी बहुत बड़प्पन है जो वो समझ पाए हैं कि जो जरूरी है। बाद में तो सीओ साहब ने जब कंपनी में विजिट पे आए थे ना तो बहुत शाबाशी दी, बोले संतरी वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, हो सकता है कल ना ये मेरा नाम लेके या किसी और का नाम लेकर कुछ और हो जाए, लेकिन कंपनी कमांडर साहब तो ग्राउंड पे है, उनको उस चीज़ की पुख्ता चीज़ है, वो कहेंगे जब भी होना चाहिए। तो वो था साहब। दूसरा जैसे रात को साहब उस टाइम में यंग थे साहब, और रात को अभी भी यंग है। हाँ अभी तो है ये साहब, लेकिन अभी थोड़े से पेंशन में आगे तो रिटायर लगने लग गया, यंग है। हाँ उस टाइम तो यंग कमीशन थे ना साहब, तो यंग कमीशन का जो खून उबलता है ना वो एक अलग ही उबलता है। फिर एज के हिसाब से तो मैच्योरिटी आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। लेकिन यंग एज के अंदर एक ही चीज़ दिखती है, टारगेट ये दिखता है कि करना क्या है। तो रात को कई बार हमें अम्बुस में आगे जाते थे, अम्बुस जाते थे फैंस के आगे, काफ़ी इलाका फैंस और एलसी के बीच में काफ़ी इलाका था हमारा, उसमें कुछ हमारी पोस्ट भी थे। तो कितने भी मौसम ख़राब हो साहब चलते थे, चलो मैं कंपनी हेडक्वार्टर में रहता था तो साहब बोलते मौसम ख़राब है, बोला पंचो ले लो, क्या है मौसम तो ऐसे ही रहेगा, हमारा काम थोड़ा रुकेगा। और पूरी रात हम समाल टीम का अम्बुस जाता था वहाँ पर आगे ने। तो साहब एक दिन की आपको बात बताऊँ, शाम को मौसम ख़राब हो गया और उस दिन ने ऐसी खबर आई थी कि एलसी पे कहीं क्रॉसिंग हो सकता है, और क्रॉसिंग के वहाँ पर कुछ रूट थे, कोई भी चीज़ें बिना रूट के तो हो ही नहीं सकती साहब, कहीं ना कहीं ना आने के लिए उसको भी जगह चाहिए। हमने अप्रिशिएट कर रखा है कि अगर आएगा तो ऐसे ही कुछ आएगा। चुन रखा है। तो साहब ने मौसम ख़राब था, साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे आज इंट है, और इंट आज पक्की आई है, इंट भी होती है ना साहब 1 नंबर 2 नंबर इस हिसाब से आती है, तो आज कन्फर्म इंट है। तो अपने इसका जो आगे का आने का रूट है, हम एक अम्बुस वहाँ लगाते हैं ताकि इधर फैंस की तरफ आएंगे ना तो कन्फर्म हो जाए दोनों साइड से, फिर जाएगा कहाँ। यदि फैंस की तरफ आके कोई वापस जाने की कोशिश करे तो उधर हम ठोकेंगे। मौसम इतना ख़राब साहब, इतनी लाइटिंग हो रही, गड़गड़ाहट हो रहा, और लिया पंचू, लिया बीपीजी पटका लगाया और चल दिए। पूरी रात बारिश होती रही साहब, लेकिन साहब के अंदर इतनी क्षमता थी कि पूरी रात ऐसा अम्बुस लगाया ना कि आदमी ग्राउंड पे यदि आ देखे ना तो इंसान अचंभा करे, यार ऐसा भी बंदे रुक सकते हैं क्या, इस टाइप की साहब के अंदर वो ताकत थी। और वही एक जवान के लिए मोटिवेट है। यदि कंपनी कमांडर साहब इतना मतलब कदम आगे रखे ना तो एक जवान तो फिर उनसे बहुत ज़्यादा आगे वो करता है। और कंपनी का जो जवान होता है वो कंपनी कमांडर साहब की देख के उन चीज़ों पे चलता है कि मेरे हमने वहाँ पर हर जगह फायरिंग रेंज बना ली थी। तो हमारी कंपनी 24 घंटे फायर करती थी, कभी दिन में, कभी रात में, कभी शाम को, कभी सुबह। मतलब जैसे यहाँ पे जगह वैली मिल रही है ना, वहाँ पे फायर टारगेट लगाओ, फायर करो। तो सामने वाले लोगों को लगता था कि ये साले पता नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ फायर करते हैं। किसी भी नाले में फायर कर लिया। तो मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दी थी ना साहब ने कि रात की 12 बजे अचानक कोई हरकत होगी ना और बंदे को ये बता दिया तो उसको कभी ये नहीं लगता था कि मैं फायर कैसे करूँगा या कहाँ जाऊँगा। और फायर भी वो करते थे तो एक्चुअली में करना चाहिए साहब। मतलब इतनी प्रैक्टिस कि जिस भी हिसाब से CIGW स्कूल के अंदर सिखाते हैं ना CICT का, उस हिसाब की सारी ट्रेनिंग यहाँ पर आगे प्लाटून लेवल पर, सेक्शन लेवल पर दे दी थी साहब ने। इतना तगड़ा मतलब साहब का जो यंग वो था ना एज का, और साहब का सेना के प्रति काम करने का एक जोश था, जुनून था, वो चीज़ थी साहब। अभी हमारे चैनल में दिख रहा है ना। अभी भी वैसे के वैसे साहब जैसे आए थे ना वैसे के वैसे अभी भी वैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली गुरु आप जैसे लोग रहे ना, जगबीर साहब, दलबीर साहब, धर्मवीर साहब, गंभीर साहब, ऐसे खिच्ची साहब। नहीं साहब ये चीज़ तो है। देखो साहब नए अधिकारी साहब आते हैं तो मानते हैं कि NDA IMA में सीखते हैं, लेकिन वो एक बेसिक चीज़ है।
असली सिखलाई पलटन में असली है, असली सिखलाई जवानों के साथ है। असली अधिकारी बनना एक पलटन के साथ में, जवान के साथ रहना, जितने भी तजुर्बाकार जैसे हो सकता है कि अधिकारी साहब जो आते हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादा आते हैं, एक जैसे उसकी एजुकेशन कम होती है, लेकिन उसकी ग्राउंड का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस आप लोग से ग्राउंड का एक्सपीरियंस बहुत है उसका, और जो ग्राउंड की प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना साहब, उनको कभी भूल नहीं सकता। हम किसी चीज़ की पढ़ाई यदि कागजों में की है, थ्योरी पढ़ी है, उसको हम भूल सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को यदि हमने ग्राउंड में एक बार ऑपरेशन कर लिया ना, तो उसके दिमाग में पहले जाएगा कि यार उस टाइम का हमने ये ऑपरेशन किया था, उसमें हमारी ये गलती हुई थी, ये नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ हमारे राजदीप में तो होती है साहब। राजदीप के अंदर तो नया साहब आ गए ना, तो साहब आते ही पहली जवान के साथ लाइन में रहेंगे 4 वीक तक, और जवान के साथ लाइन में रहेंगे तो जवान की तरह ही सीखेंगे, जवान के साथ ही खाएंगे, बहुत जरूरी है। साथ कुक हाउस में जाएंगे, जवान के साथ ही उठना रहना, चाय लेना। सुबह सुबह फौज का एक सबसे अच्छी चीज़ है साहब कि एक बंदा डिटेल होता है कि भाई आज कुक हाउस से चाय पिलाने के लिए 4 बजे की बेटी बनती है लाने के लिए, मैंने भी पिलाया। हाँ, तो जो साहब रहेंगे ना वो अच्छी साहब लेके के साथ मैंने बहुत पिलाई है चाय। वो साहब लेके आएंगे। और राजरीफ के जवान तो क्या है ना, जाट और राजपूत है, तो वो तो बोल देते हैं अगर नहीं दौड़ोगे तो साहब आप दौड़ने में कमजोर हो, आपकी गोली नहीं लग रही। लेकिन उसके साथ में एक खासियत भी है साहब, जो राजरीफ का जवान है ना, मुंह पे बोल देता जरूर है, लेकिन जब ऑपरेशनली कोई चीज़ आ गई ना, उसके अंदर इतना अडिग रहेगा कि साहब को खरोंच नहीं आने देगा। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी पॉकेट पेट्रोल जाते थे हम, हाँ, तो कई बार हुआ कि मैं जैसे ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, बिल्कुल बंकर आमने सामने हो जाते थे, राजवीर साहब या इनमें से कोई भी मेरे को पीछे खींच लेता था कि अरे साहब आप पीछे आओ। ये राजदीप की खासियत है साहब। अपने कमांडर के प्रति जब ऐसा लग गया ना, हाँ बोलने में थोड़ी भाषा है, जैसे बोलते कि भाई खड़ी भाषा है बोल देते, लेकिन सॉलिड और सटीक बोलते। ये नहीं कि भाई कई जगह क्या होता है कि ये सर नो सर, एक वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि साहब ने कह दिया वो फिट है। हाँ। लेकिन ये दिमाग वाली फौज है साहब। और हम हिस्ट्री भी उठाते हैं ना राजदीप की, तो जितने भी ऑपरेशन किए बड़े दिमाग से करे साहब। हाँ, आपने जो अभी ऑपरेशन बताया सारे बहुत तसल्ली से दिमाग लगा करके। ये राजदीप जो फौज है वो दिमाग से ही करती है साहब। कोई भी चीज़ होती है ना पूरी। दूसरी चीज़ ये भी है साहब कि राजदीप जैसे जाट है, राजपूत है, ये दोनों कौम ऐसी मार्शल कौम है ना साहब, इनके जो चीज़ बैठ गई दिमाग में तो पीछे नहीं हटती। मैं एक बार एक बुक में पढ़ रहा था, आपको बताऊँ, कारगिल टाइम के अंदर है, जब सेकंड राजदीप ने हमला किया था, उससे पहले कई यूनिट वहाँ से फेल होकर डाउन हो गई थी। 3री 4थी शायद बटालियन थी हमारी सेकंड राजदीप। तो एक पाकिस्तान का सिपाही ने कहीं इंटरव्यू दिया था किसी चैनल में, एक बुक में लिखा था कि यार ये कैसे इंसान है, ये ना तो डरते मरने से, ना इनके कोई थकावट होती है, ये जब से चढ़ने लगे लास्ट कब्जा वाजब तक ऐसे ही चढ़ते रहे, हमें ही भागना पड़ा, लेकिन इन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। ये एक राजदीप की खासियत है। जहाँ कदम रख देते हैं ना वहाँ पीछे नहीं हटाते। सही। आप तो सब राजदीप सेंटर में इंस्ट्रक्टर रहे हो, इनफैक्ट बाकी की भी बात करेंगे, तो अब राजदीप की बात हो रही है, तो आप ये बताइए कि जब जवान आता है, रिक्रूट आता है, और ऐसी क्या खास बात है कि वो सेंटर में उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और अपने ट्रुप्स की क्या खास बात है? सब जब एक नया बच्चा आता है तो उसको सेना के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो एक सिर्फ गांव से थोड़ी बहुत मेहनत करके अपना फिजिकल करके रिटर्न दे के उसके अंदर जुनून होता है। लेकिन राजदीप सेंटर एक ऐसा चीज़ है कि उसको आप रगड़ा से मानो, उसको आप सिखाने से मानो, उसको क्या नाम है मजबूत बनाने से मानो, फिजिकल से मानो, फायरिंग से मानो, उसको इतना मजबूत करती है ना कि ट्रेनिंग लेने के बाद में जब बटालियन में जाता है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको कभी किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं आपको मेरी बताऊँ कि मैं 23 दिसंबर 1997 में राजदीप सेंटर में आया था। दिसंबर का टाइम था, उस टाइम दिल्ली में कोहरा बहुत होता था, लेकिन पहली बार जब सेना में आए थे तो ऐसा लगा था कि इतना खौफनाक में कहाँ आ गए। थोड़े राजदीप के मूछे वाले लोग भी हैं, हाँ ना साहब, और उनका जो आवाज़ है बोलने की वो एक खूंखार टाइप है। तो उस टाइम तो जैसे ही आए गेट के अंदर एंट्री हुए, कितने आए, बोले इतने लोग आए, बोले जल्दी फ्रंट रोल शुरू करो, तुम्हारा स्वागत है। फ्रंट रोल गेट से कई दूर तक फ्रंट रोल कराया, चक्कर लगवाए, दौड़ाए। आप लोगों को आता था फ्रंट रोल करना? आता तो नहीं था, लेकिन सिखा दिया 2-4 पलटी मारी, सीख गए। 2-4 को देखा होगा आसपास जो ट्रेनिंग करके आए होंगे। उन्होंने 10 से 15 मिनट तक अच्छा रगड़ा दिया साहब, अच्छे पहले शुरुआत में गेट के अंदर आते ही, सुबह का टाइम था, ये राजदीप है अच्छा देख के। फिर हमारे जो उस्ताद थे एक हवलदार सतवीर,
तो उन्होंने दे के रगड़ा 15 मिनट तक। नया बच्चा आता है उसके लिए 15 मिनट बहुत है साहब, सेना का रगड़ा उसके लिए 15 मिनट कम नहीं है, 15 मिनट में उसकी बॉडी पूरी भर जाती है। मैं तो वहीं से वापस हाँ साहब, अभी हमारे अंदर उन 15 मिनट में इतना मतलब एक भय पैदा होगा कि यार ये 15 मिनट ही मुश्किल निकले तो यहाँ नौकरी हम करेंगे कैसे, होगा कैसे। लेकिन उस्ताद ऐसे थे ना साहब पहले के, जितना रगड़ा देते थे ना उतने प्यार से भी रखते थे। जब रगड़ा दे के हमारे को वापस बिठाए, हाँ बच्चे तुम कहाँ से आया, तू कहाँ से आया, तुम्हारा कहाँ से आया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, चाय मंगा, पानी मंगाया, चाय मंगाई, चाय पिलाई, फिर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट लिए, फिर हमारे को सेना के बारे में बताया कि भाई ये अपनी राजदीप है, इसके अंदर ये कंपनी है, अभी तो तुम एक जगह रहोगे, फिर तुम्हारी कंपनी बांटेंगे, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। जब ऐसे तसली हुई यार है तो आदमी, नहीं तो पहले तो ऐसे लग रहा था कि कौन सी जानवर में आ गया। तो ये एक खासियत है साहब राजदीप की। उस्ताद की एक होनी भी चाहिए साहब। उस्ताद जब ग्राउंड में उतर गया तो उस्ताद एकदम उस्ताद ही होना चाहिए, ग्राउंड में कोई भाईबंदी नहीं। लेकिन जब ग्राउंड छोड़ दिया तो सेना के अंदर एक भाई वाला एक रिश्ता है, फिर उसका ये नहीं होता कि अभी मैं इसको रगड़ा दूँ, मैं इसको गलत बोलूँ। आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहे हैं IMA में, हाँ सर, रेजिमेंटल सेंटर में, पुलिस सेंटर में, हाँ सर। और ड्रिल इंस्ट्रक्टर सबसे, हम पहले भी बात कर चुके हैं, सबसे खूंखार होते हैं एकदम ना, जिनकी देख कर एकदम। तो उसके लिए क्या अलग कुछ खिलाते हैं या क्या होता है? डायलॉग भी अलग से हम बोलते थे कि ये ड्रिल उस्ताद के लिए ना एक किताब होती होगी, एक प्रेस जिसमें डायलॉग लिखे हुए होते होंगे। आपको मिली वो डायलॉग वाली? ये साहब जो कोर्स है ना ड्रिल कोर्स, इसका नाम सुनते ही एक भय पैदा होता है। और जब तक कोर्स करते हैं ना साहब, जब तक हकीकत में ये लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब कोर्स करके ग्राउंड में जब उतर जाते हैं साहब, जब इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, तब पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आती है। एक बार थोड़ा हो जाए कुछ डेमो। हाँ साहब, जैसे ग्राउंड में जब उतरता है ना साहब, तो उत्तर से सबसे पहले उसके अंदर यही जोश आता है पूरा, अंदर जितने भी ग्राउंड के अंदर कैडेट है, अंदर घुसते ही ये ऑल कैडेट लगाओ 1,000 फ्लाइट जंप क्लियर, सीधा ये रहता है। उनके पास लिमिट नहीं है साहब। तो अगला ही सोचेगा कि 1,000 लगाऊं कैसे। हाँ शुरू होता है 1,000 से। हाँ 1,000 लगाऊं कैसे। या दूसरा, जैसे ग्राउंड में घुसा, आपको राजदीप सेंटर क्यों, राजदीप सेंटर में POP चल रही है, POP पासिंग आउट परेड, और मैं यहाँ पर सीनियर ड्रिल इंस्ट्रक्टर था। तो ग्राउंड में जैसे ही मेरे को CHM ने रिपोर्ट देते ही पहले यही रहता था, ऑल कैडेट आपका जो शूटिंग है वो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति तक आवाज़ जानी चाहिए कि राजदीप सेंटर के अंदर कैडेट पासिंग आउट परेड में खड़े। ये नहीं है कि आपकी आवाज़ राजदीप सेंटर तक नहीं जानी, राष्ट्रपति तक हिलना चाहिए आपकी आवाज़ ही। ऑल कैडेट ऊंचा कदम ऊंचा शूटिंग 20 टाइम दौड़ के कदम तक साहब, वो आवाज़ गूंजती ना ग्राउंड की, वो अभी हम शुरू हो जाएंगे। दौड़ के कदम ताल। सच में मतलब IMA में अभी भी याद है मेरे को, ड्रिल उस्ताद ऐसे ऐसे बोलते थे, हम बोलते थे अरे कैसे कि इतना हाई वो स्टैंप करेगा कि अंदर जमीन के अंदर जो मेढक घूम रहा है वो मर जाएगा उसमें। इसमें साहब क्या होता है कि एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो एक कैडेट का रोल मॉडल होता है। जब वो ग्राउंड में घुसेगा, एक रोल मॉडल ही होता है साहब। इतना उसके अंदर जोश जुनून होता है, खड़ा कैसे होगा, बात कैसे होगा, पर्सनैलिटी क्या होगी, ड्रेस कैसा होगा, सब कुछ। उठने से लेके और रात को सोने तक हर जगह एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर ऐसा है जो एक कैडेट को हर चीज़ सिखाता है। उठना है कैसे उठना है, ड्रेस पहनने का तरीका क्या है, ड्रेस के प्रेस कैसे करनी है, गलत कौन जा रहा है, इनडिसिप्लिन कौन है, सारी चीज़ों को नोट करता है सुबह से लेके। मतलब हम यूँ मान के चले कि ये कैडेट की माँ है। यदि अकेडमी में डंडा मारने वाला बाप, हाँ डंडा मारने वाला, और वो भी ऐसे ग्राउंड में घुसेगा ना तो ऐसे डायलॉग मारेगा कि कैडेट कितना भी कमजोर है उसका खून उबल जाएगा, है ना साहब एकदम। हाँ जैसे कैडेट मारेगा, मान लो हम सुबह सुबह ड्रिल करा रहे हैं, ऑल कैडेट आपका जो ग्राउंड पे पाँव लगेगा वो पाँव इतना जोर से लगेगा कि ग्राउंड दब जाएगा, ग्राउंड में पानी आ जाएगा और पानी के अंदर मरा हुआ मेंढक आएगा। जब मैं ये सोचूंगा कि आपने ग्राउंड में पाँव लगाया है, ऑल कैडेट 10 टाइम धड़कन तक, ये एक जोश होता है साहब कैडेट के अंदर पढ़ने का। और हकीकत में ड्रिल इंस्ट्रक्टर, दूसरी चीज़ ये भी है साहब, आप दिल्ली का मान के चल रहे हैं कि कितना तापमान है, हाँ, और ड्रिल उस्ताद जो है ऊपर से इतना, और ग्राउंड इतना ही तपा हुआ ग्राउंड है, डामर का ग्राउंड है, इतना ही तपा, उसके बीच में ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है वो इतना बड़ा एक शोकर और इतना एक जज्बा लेने वाला बनता है ना साहब, इतनी, उसके अंदर खुद को कंट्रोल करना।
और जितना कैडेट करता है उसी 4 गुना जान लगता है। ज्यादा करता है, सुबह से लेकर शाम तक उस ड्रेस में। हाँ, बिकॉज मैं यही कहने वाला था साहब कि ड्रिल उस्ताद एक ऐसा होता है ना जो शायद हर ऑफिसर को अपना ड्रिल उस्ताद पक्का याद पक्का याद रहता है सब, क्योंकि पीटी उस्ताद से हम केवल पीटी के समय मिलते हैं। बिल्कुल साहब। जब डब्ल्यूटी उस्ताद से हम डब्ल्यूटी का जब ट्रेनिंग चल रहा होता है उस समय मिलते हैं, वेपन ट्रेनिंग में। बट ड्रिल उस्ताद सुबह जब निकलो आप कंपनी से तो आपको देखेगा कि उस्ताद खड़ा हुआ है, ठीक है। आप एक पीरियड से कहीं दूसरे उसमें जा रहे हो, वो रास्ते में कहीं कहीं झाड़ी में खड़े होंगे, कहीं चौराहे पे होंगे, कहीं टर्न पे होंगे, कहीं होंगे। आप रात में स्टडी पीरियड में हो तब भी हो सकता है कि बाहर ड्रिल उस्ताद घूम रहे होंगे। तो वो हर जगह आपको चेक कर रहा है कि आप सही बर्ताव कर रहे हैं नहीं, एज ए मतलब जेंटलमैन कैडेट आप बिहेव कर रहे हो नहीं, आपकी ड्रेस, आपका पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, साइकिल के ऊपर भी चलने का तरीका, मतलब वो बिल्कुल। तो साइकिल भी स्कोर्ट में चलती है, साइकिल भी स्कोर्ट में चलती है। साइकिल में ये नहीं है कि आगे पीछे से। सब आईएमए में जब आप थे तो जेंटलमैन कैडेट बदमाशी तो बहुत करते हैं। हाँ साहब। आपको क्या लगता है कोई सबसे बड़ी बदमाशी या कुछ मजाकिया किया हो इन्होंने, या ऐसी कोई चीज जो आपको उस समय बदमाशी लगी हो लेकिन आपको लगा हो कि देखो इनमें वो आपस की जो भावना होती है, जो फौज की भावना होती है, वो कि कोर्स वाली स्पिरिट के लिए इन्होंने ये बदमाशी करी या अपने साथी को बचाने के लिए बदमाशी करी? हमें एक बार कोर्स चलाते साहब, जो ड्रिल का कोर्स होता है ना, ये आईएमए में होता है। तो ड्रिल का कोर्स चला रहे थे, तो कोर्स के अंदर क्या होता है 10 बजे तक एक ड्रिल ऐसा कोर्स है जिसमें बैठ के क्लास नहीं चलती साहब। इसमें जो भी चलती है ग्राउंड में खड़े खड़े चलती है, बैठने का कोई काम नहीं है। और 10:30 बजे का जो टी ब्रेक होता है, और टी ब्रेक के बाद में 10:30 से लेकर 12:30 के बीच में जो चलता है वो सिर्फ स्टैमिना परेड होती है। स्टैमिना परेड का मतलब एक इंस्ट्रक्टर के अंदर इतनी मादा भरनी, इतना रगड़ा देना उसको कि वो कभी थकावट महसूस नहीं करे। उसके अंदर सिर्फ वही चलती है, स्टैमिना परेड। तो एक दिन ऐसे ही हम स्टैमिना परेड करा रहे थे, तो एक आप करा रहे थे कि आप कर रहे थे? नहीं, हम करा रहे थे, इंस्ट्रक्टर थे, हम करा रहे थे। तो एक ऐसा उस्ताद था जो कर रहा था ना, वो उसको ऐसा लगा कि काफ़ी देर हो गए और गर्मी का टाइम था, जून जुलाई का टाइम था। तो उसने चलते चलते क्या किया, ऐसे चक्कर सा करके गिर गया। एक्टिंग किया? हाँ, एक्टिंग की कि मेरे को चक्कर आ गया। लेकिन ड्रिल इंस्ट्रक्टर तो ये बोलता ग्राउंड के अंदर कि ग्राउंड के अंदर डेड बॉडी भी चलेगी ग्राउंड के अंदर वो भी रेस्ट नहीं कर सकती। तो उसने नाटक किया। जब तक हमारा जो बीएचएम था उसने एक उस्ताद को बोला चेक करो क्या हुआ है। बोला साहब क्या हुआ? बोला चक्कर आ रहा है। बोला पानी लाओ, पानी गिरो मुँह के ऊपर, चक्कर अपने आप ठीक हो जाए, खड़ा करो, चल। यहाँ ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड ये है लेटने के लिए नहीं है। तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर तो वो चीज़ होती है एक्सेप्ट करती नहीं साहब। ड्रिल इंस्ट्रक्टर का तो है कि जिंदा मुर्दा जो भी होगा ग्राउंड में होगा, और ग्राउंड में होगा तो कूदेगा, ग्राउंड में बैठेगा नहीं, तो ना खुद बैठता ना बैठने देता। और एक कैडेट को एक सेंटर के अंदर मानते हैं, हमें रिक्रूट को एक सैनिक बनाने का सबसे बड़ा जो योगदान या महत्व है वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर है। बाकी तो इंस्ट्रक्टर सब है साहब, लेकिन वो सिर्फ अपना अपना सब्जेक्ट सिखाते। लेकिन अनुशासन जो है वो चाहे सेना का हो चाहे सेना के बाहर का हो, अनुशासन जो एक कैडेट के अंदर भरता है वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर ही भरता है। बिल्कुल, हर हर जगह टोकना उसको, हर जगह। उस टाइम में तो कैडेट को भी बहुत गुस्सा आता है कि यार कैसे इंसान है ये। आपके बच्चे कभी नहीं बोलते कि हर जगह क्यों टोकते हो? मेरे बच्चे बोलते हैं। वो आदत आज घर पे है साहब, अभी भी बोलते हैं। अभी भी कई बार बार बोल देते हैं ना, तेरा ये काम ठीक नहीं, तेरे जूते ठीक नहीं रखे, तेरी ड्रेस के प्रेस क्यों नहीं किया आज, तो स्कूल में ऐसे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है। वो अभी भी फिर बोल देते हैं, बोले यहाँ फौज मत बनाओ हमारे को पक्का बोलते हैं। लेकिन वो मतलब खून के अंदर वही चीज़ है कि साहब मंजूरी नहीं होती। घर के अंदर भी कोई आइटम रखा है ना आज, तो वो डिसिप्लिन से नहीं रखा, ड्रेसिंग से नहीं रखा, तो नहीं रिया जाता। उनको टोकना ही पड़ता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तेरा बैग गंदा है, तेरा ड्रेस गंदा है, इसको क्यों नहीं धोया, जूतों के पॉलिश क्यों नहीं की। ये तो देखो साहब, इसीलिए साहब देखो आपका जो वियरिंग है वो अभी भी वैसा ही है, आपका हेयर कट, आपका पहनने का तरीका, ठीक है, तो बिल्कुल। और हमारा हेयर कट नहीं, मेरा एकदम सही है। मेरे को पता था साहब आ रहे हैं, इसलिए मैं कल हेयर कट लेके आया। नहीं, ये जरूरी भी साहब। ये जब तक हम बॉडी का मेंटेनेंस रखेंगे ना, मैं जब अभी 31 दिसंबर को मैं रिटायरमेंट हुआ था, हमारे सीओ साहब है कर्नल जोनी मलिक साहब, उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम में हम चाय के लिए बैठे थे, साहब पोस्ट पे आ गए थे, तो साहब ने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, साहब जाने के बाद में बाकी कुछ करना मत करना, लेकिन फिजिकल को मेंटेन रखना। बॉडी को ढीली छोड़ दी तो हम इतनी हार्ड मेहनत करते हैं, और अब जाके हम बैठ गए ना तो फिर बॉडी पूरा बेरिंग खराब हो जाएगा। तो आज भी वही रूटीन है साहब, जो हमने वहाँ रखा था ना, वही रूटीन आज यहाँ पर है। सुबह 1-1.5 घंटा पीटी करनी तो करनी,
क्या बात है। हाँ, चाहे रात की 2 बजे भी कहीं गए हैं फंक्शन में, 2 बजे भी आए हैं ना, तो भी 5:30 से लेके 6:30 पौने 7 सीटी बज जाएगी सुबह। वो तो है साहब यार, उसी से फिटनेस है साहब, और फिटनेस से सभी सब कुछ है साहब। सब CIJW की बातें करते हैं, मैंने भी कोर्स कर रखा है CIJW, एंड एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर वहाँ पे ट्रेनिंग JCO बन जाते हैं, तो वहाँ तो एकदम अलग ही चीज़, आप टैक्टिक्स सिखा रहे होंगे साहब और आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? अदरवाइज ऑल्सो मतलब CIJW एक हमारा इंडियन आर्मी का रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। साहब CIJW काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर स्कूल वारंगटे साहब, ये एशिया का CICT का सबसे बड़ा एक स्कूल है साहब, जी। जिसकी जो ट्रेनिंग होती है ना साहब, वो CICT की प्रैक्टिकल होती है साहब। इतनी अच्छी कहीं पर भी नहीं होती जितनी CIJW के अंदर होती है। और उसके अंदर मैं 3.5 साल 2010 से लेके और 2013 तक रहा था। 3.5 साल के करीब मेरा इंस्ट्रक्टर का टर्नओवर था। उस टर्नओवर के अंदर 6 से 7 फॉरेन डेलीगेशन भी आए थे जिनको हम ट्रेनिंग देते थे। जी, इनके बारे में बात करेंगे हम इसके बाद। जी। अब साहब इसके अंदर जो होता है ना साहब CIJW के अंदर, इसके अंदर CICT के अंदर कैसे रोल करना है, छोटी छोटी चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से सिखाते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो हम पेट्रोलिंग करें, पेट्रोलिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, और वो भी ऐसे डिफ़िकल्ट रूट से लेते हैं, डिफ़िकल्ट रूट से लेते हैं कि इस रूट से तो कोई जा भी नहीं सकता। और उसके अंदर कोई भी चीज़ होती है तो एक बार नहीं होती साहब, पहले हमने थ्योरी सिखाई, उसके बाद में उनको ब्रीफ किया, उसके बाद में प्रैक्टिस कराई, और उसके बाद में फाइनली उनका एक एग्ज़ाम के लिए किया। तो एक जवान इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसको CI में कभी किसी चीज़ का डर लगता ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार का साहब, वहाँ पर बटालियन भी आती है साहब, जो नॉर्थ ईस्ट में जो बटालियन, पहले तो आसाम राइफल यूनिट्स भी आती आसाम राइफल तो अभी भी आते हैं साहब। आसाम राइफल, पैरामिलिट्री और फॉरेन है, ये सब आते हैं। 2 विंग है साहब वहाँ पर, एक कोर्स विंग है, एक बटालियन ट्रेनिंग। कोर्स विंग सिर्फ कोर्स को हैंडल करता है, ऑफिसर और OR JCOs का चलता है। बटालियन जो ट्रेनिंग विंग है वो पैरामिलिट्री, आसाम राइफल, फॉरेन, इनको सबको करती है। तो एक बार इन्फेंट्री एक बटालियन आई हुई थी, लगभग 2012 की बात है। काफ़ी टफ बटालियन थी और CO साहब उसके बहुत हार्ड थे। तो ऐसे करके कई बार क्या होता है कि साहब किसी कारण से थोड़ा सा खिंचातानी हो जाती है ना साहब। तो हमारी भी थोड़ी सी कि बीच में उस्तादों की जैसे थोड़ी सी टाइट सा अपना हो गया। तो उनके कुछ अच्छे जो थे जूनियर लीडर ना, तो उन्होंने भी ऐसे बोला कि हम इधर नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हम पहले भी काटा है। हमने प्लान करके और उनको एक हाइड आउट दिया साहब, जो उधर एक लाल डेगा का ओरिजिनल हाइड आउट है जी। जो उसमें मिलिटेंसी का था ना साहब, वो हाइड आउट कभी कभी देते थे उसके लिए ना, वो हाइड आउट दिया। और वो इतना डिफिकल्ट हाइड आउट है ना साहब, उस तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ उस इलाके के अंदर जोक इतनी है, आप कितना भी कुछ भी पहन लो साहब, जोक आपको लगनी ही लगनी है। हाँ साहब। तो प्लान करके और उनको हमने वो हाइड आउट दे दिया। हाइड आउट तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगा, लेकिन वो भी बहुत टफ थे, वहाँ तक पहुंचे। लेकिन जब उस हाइड आउट के अंदर जो भी ऑपरेशन का प्लान था वो करके वापस आए ना साहब, तो उसके पास में एक स्कूल, तकरीबन 3 किलोमीटर साइड में एक स्कूल थी ग्राउंड में, जिसमें हॉल्ट होता था। उसके अंदर 6-7 एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, इतनी जोक लगी लोगों को। हाँ, इतनी जोक लग गए, इतनी जोक लगी, इतनी जोक थी साहब वहाँ पर, इतनी डिफिकल्ट है। हमारे यार 21 पैरा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में घूमते रहती है। यार जोक भी वो 2-3 प्रकार की होती है। एक चितकबरी जिसको टाइगर जोक, उस हाइड आउट के इलाके में वो पूरी टाइगर जोक थी साहब। और इतना मतलब वहाँ पर हो गया कि 2-3-5-6 एम्बुलेंस बुलाई, कई देर लगी। जो का सबसे बड़ा क्या होता था, जैसे साहब हम ये क्या नाम अपना ओडोमास रखते थे, ओडोमास निकाली उसके लगा दी तो छोड़ दी थी, बाकी टूटती नहीं कभी भी, पूरी भर जाती। लेकिन वो तो जब लगाए ना, जब होल्ड करे। और दूसरा जो का ये पता भी नहीं चलता कि वो कब लगी, और जब खून से भरती है ना, जब पता चलता है। तो इतनी मतलब उनको डिफ़िकल्ट हुई। लेकिन जब लास्ट के अंदर पूरा 4 वीक का PIT होता है, वो PIT पूरा होने के बाद में जब क्लोजिंग एड्रेस हुआ ना, जब उन्होंने कहा कि साहब बहुत सारे ऐसे पुराने JCO साहब थे, ऑफिसर साहब थे, कि साहब पहली बार इतनी हार्ड और इतनी ग्राउंड की हमने ट्रेनिंग की। शायद दूसरी चीज़ साहब वहाँ पर इतनी रेंज है कि आपको हर प्रकार का फायर करके दिखाते, हर प्रकार। आपको रेंडीज फायर कराते हैं, क्वींस फायर कराते हैं, कानवाई में कराते हैं, अर्बन का होता है, जंगल एंड शूटिंग का होता है, और इंडोर रेंज है। जैसे होटल वगैरह में हमने एंट्री करनी है तो उसके अंदर भी ऊपर से स्लेदरिंग किया, अंदर एंट्री किया, अंदर टेररिस्ट है तो उसको कहाँ से अप्रोच करना है, वो रेंज तो मैंने खुद नहीं बनाई इस टाइम पे।
हम 2 उस्ताद थे, एक 16 डोगरा के अभी तो सीओ साहब बन के कहीं बाहर है पोस्टिंग, उस टाइम मेजर थे, मेजर जलाल साहब वो, और हम 2 उस्ताद डिटेल थे साहब। पूरी इंडोर रेंज बनाई, पूरा प्लानिंग, टारगेट जो मूविंग वाले थे टारगेट थे, जब भी कोई बड़ा वीआईपी आता था उसके अंदर हम एक अच्छा डेमो देते थे कि ये लगता था कि वाकई में मतलब इतनी परफेक्ट है। और बाहर से हमारे पास में उस टाइम का NSG, कोबरा यूनिट्स भी आती कोबरा यूनिट, ये सारी आती थी साहब, और सारे को उनको डेमो देते और उनसे प्रैक्टिस कराते ना, तो ये लगता था कि हाँ यार CICT का कोई इंस्टीट्यूट है। सब फॉरेन आर्मीज के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? हमारे उस टाइम पर साहब मेरे ड्यूरेशन के दौरान जो आई थी, पोलैंड आर्मी आई थी, अफ़गानिस्तान आर्मी आई थी, उसके बाद में इंडोनेशिया आर्मी आई थी, म्यांमार आई थी और नेपाल आई थी। ओके। जो सबसे अच्छा जो रहा है डिसिप्लिन के साथ में और ग्राउंड पे काम करने वाला, पोलैंड के साथ रहा साहब। था कि उनको हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, ये कन्फ्यूजन रहता। क्लास जितनी होती थी अधिकारी साहब चलाते या इंटरप्रेटर रहते थे, उनको समझाने के लिए हमने कोई चीज़ बताई तो इंटरप्रेटर समझाता। लेकिन उन 4वीं का आपको एक मतलब जो तालमेल होता है ना साहब, उन 4वीं की PIT चलती है, उनके अंदर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज जो बताने की है वो और उनकी करने की है वो समझने लग गया। इतना तगड़ा अच्छा तालमेल था कि लास्ट के अंदर जो फाइनल उनका जो टेस्ट लेते हैं, उन टेस्टों के अंदर उनका इतना हो गया कि हम ना बोल के इशारा करते ना, तुरंत वो कार्रवाई कर देते। और अच्छी डिसिप्लिन वाले मतलब वो थे, कोई भी चीज़ ऐसा इनडिसिप्लिन केस नहीं। ग्राउंड पे उतर गया तो प्रॉपर प्रैक्टिस चलती थी साहब। लास्ट में जब उनको हम छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे ना साहब, तो मैं उनके साथ गया था, रिसीव भी करके आया था और छोड़ के भी आया था। तो जब एयरपोर्ट वो छोड़ने लगे तो गले मिल के और एकदम इमोशनल हो गए थे। जब हमारे कमांडेंट साहब साथ में थे तो उन्होंने बोला था, बोले ऐसा इनको क्या दे दिया? मैं साहब इंस्ट्रक्टर यही एक इंस्ट्रक्टर है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं आप। कितना भी स्टूडेंट को रगड़ा दे दो, कितने भी उसको पीट दो या कितने भी उसको गुस्से में बोल दो, लेकिन जब वो विदा होता है ना, तब उसको ये महसूस होना चाहिए कि यार मेरा गुरु है, इसने मेरे को जरूर सिखाया है। वैसे आप अगर ड्रिल करा देते ना तो वो अलग गुस्सा हो जाते हैं आपसे। वो नहीं होती उनसे। वो तो हमारी और उनकी बहुत अलग है, अलग होती है, बहुत अलग है। हाँ, हमारी और उनकी बहुत अलग होती है साहब। हमारे जो चैनल है उस पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। तो हम उनसे पूछते हैं, जब आप गेस्ट आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये गेस्ट आ रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस इस तरह का है, और वो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं फिर साहब। तो एक विवेक जी हैं हमारे मेंबर, उन्होंने पूछना चाहा है कि जब ऑपरेशन होते हैं हाँ साहब, या कोऑर्डिनेट सर्च अगर चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, तो किस तरह से हमारी जो टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वहाँ पर ऑन ग्राउंड पर है, किस तरह से इंश्योर करती है कि एग्रेशन भी रहे, बिकॉज मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज भी करना है, और एक बचाव भी रखा जा सके कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो या किसी दूसरी तरह का नुकसान ना हो। तो किस तरह से हमारी टीम बैलेंस करती है? कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन में क्या करना पड़ता है साहब कि उसके अंदर पहले तो इलाका देखना पड़ता है कि ज़्यादा आबादी वाला इलाका है, तो उसके अंदर फिर टीम अलग बनानी पड़ती है। एक तो जिस स्पेसिफिक घर के अंदर टेररिस्ट है उसका कोऑर्डिनेट किया, उसके अलावा जैसे मोहल्ला के अंदर रोड है या गली है उनको कवर करनी पड़ती है ताकि कोई आदमी इधर मूवमेंट नहीं करे। ये जो टीम है ये इसका पूरा ध्यान रहेगा किस पे? ऑपरेशन पे। ये ऑपरेशन के अलावा कहीं नहीं देखेगी। लेकिन 2-3 टीम हमें ऐसी बनानी पड़ती है। एक तो ऐसी टीम बिठानी पड़ती है जो गांव है या कुछ मोहल्ला है उसके हाइट में कौन सा घर है जिसकी छत है, जिससे वो पूरे को देख सकती है, जिसमें नज़र रह सकती है कि कोई कहीं गांव में मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। दूसरा क्या करना पड़ता है कि जैसे रोड आ गई, कोई गली आ गई, उसके अंदर कुछ एक स्टॉप लगाना पड़ता है ताकि इधर से इधर बंदा ना हो, जब तक ऑपरेशन चले बिल्कुल वो सील रहे। जो पार्टी ऑपरेशन कर रही है उसका ध्यान सिर्फ ऑपरेशन में रहे, और कहीं पर भी मूवमेंट होगा तो इस पार्टी और इस पार्टी के बीच में जो कमांडर है, जो कंपनी कमांडर साहब है या कोई जेसीओ साहब डिटेल है, तो उनसे वो कोऑर्डिनेट में रहती है कि कहीं कोई दूसरी साइड में मूवमेंट देगा। कई बार क्या होता है साहब कि खबर मिली है हमने इस घर की और हो सकता है दूसरे घर में टेररिस्ट। बिल्कुल खबर मिली है, लेकिन खबर दी जब तक वो शिफ्ट हो गया हो या खबर देने वाला ने गलत दे दी हो, तो उसको भी रखने के लिए ऑपरेशन को दूसरा जैसे प्लान है और प्लान भी तैयार रखना पड़ता है। जो प्लान बी में होता है वो यही चीज़ होती है कि उसके आसपास की डोमिनेट हाइट को किसी घर के ऊपर जो रास्ता है, जो रोड है या गली है, उनको कवर करके रखना पड़ता है। कोई भी मूवमेंट होगा तो वहाँ पता चल जाएगा। या कोई ऐसी पहाड़ी साइड के अंदर इलाका होता है तो पहाड़ी के ऊपर एक पॉइंट लगाना पड़ता है जो पूरा गाँव को देख सकता है वहाँ से
कि कहीं हरकत हो रही है तो उसको पता चल जाएगा। इस टाइप से प्लान ऑपरेशन को प्लान करना पड़ता है। दूसरा मतलब मैं व्यूअर्स के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि शायद जो फौज की ट्रेनिंग है वो है ही इस तरह से, हमारी रेंज पे लिखा हुआ है कि शूट टू किल है, कि इफेक्ट के लिए हम फायर करते हैं, मतलब हम हवा में फायर नहीं करते, वो नहीं करते। बट दूसरी तरफ हमें ये भी बताया गया है कि जो CICT ऑप्स हैं वो हम अपनी ही आवाम के बीच में कर रहे हैं, तो वो रिस्ट्रेंट जो रखने वाली बात है वो हमको पता है। इसीलिए कोशिश करी जाती है कि पहले घर, जो ऐसे आपने अपने पूरे इस पॉडकास्ट में कई बार बताया कि पहले इंश्योर किया गया कि भाई सिविलियन तो नहीं है घर के अंदर, ठीक है, आपने दूसरे सिविलियन को भेज के उसमें बोला कि खाली करवा लें या बाहर आ जाएं अगर सिविलियन है। तो फौज हमेशा वो ध्यान रखती है कि कोई भी अगर सिविलियन अंदर है तो जब कॉर्डन करती है तो अनाउंस करती है, लाउड स्पीकर से बुलवाया जाता है। मौलवी जी अगर हैं उस गांव में तो वो भी आकर बोलते हैं कि भाई अगर कोई सिविलियन है तो आप कृपया करके बाहर आ जाइए, और फौज उसी के बाद फायर खोलती है, पहले फायर नहीं करती है। नहीं करते बिल्कुल, जब तक जनरली मिलिटेंट पहले फायर खोलता है, बट फौज इंश्योर करती है कि किसी भी मासूम का नुकसान ना हो या प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल। मतलब अगर घर में ID लगाई गई है RL, वो तभी लगाया जाता है जब ऐसा होता है कि गांव में नुकसान ज़्यादा हो सकता है, सिविलियन का नुकसान ज़्यादा हो सकता है, और पूछा जाता है नंबरदार से, गांव वालों से। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि जहाँ नंबरदार और गांव वाले बोलते हैं कि आप इतना लंबा ऑपरेशन अगर चलेगा तो आप हमारी चिंता मत करिए, इस घर की चिंता मत करिए, अगर इस घर के अंदर मिलिटेंट हैं आप इस घर को उड़ा दीजिए, कि हम भी नहीं चाहते कि ऐसे लोग जिंदा रहें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो साहब, ये जो CI का ऑपरेशन है ये हमारे ही बीच में है, हमारे ही लोगों के बीच, तो इसमें सबसे पहले आवाम का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और CI के अंदर हम सक्सेस जब भी हो सकते हैं जब सिविल पॉपुलेशन का और जो हमारे लोग हैं उनका दिल और दिमाग को हम जीतते हैं। बिल्कुल, जब भी उसमें सक्सेस होते हैं, वो जब भी जीता जाएगा जब हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। अभी दूसरा एग्जांपल आप ही के उसमें, जो वो लड़की अगर लेटर गिरा के गई, वो इसीलिए गिरा के गई कि उसको विश्वास था, फौज के ऊपर विश्वास था। तो जब तक आवाम का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक आप सक्सेसफुल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। क्यों? उनको हम तो उस इलाके के अंदर 1 दिन 2 दिन 2 घंटा 4 घंटा जा रहे हैं, लेकिन वो तो परमानेंट है। उनसे वो चीज़ छानी नहीं है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके पास तो बार बार आ रहे हैं। हमारा तो एक पर्टिकुलर इलाका है, भाई COB में रहना, हमने COB से पेट्रोल जाएंगे तो 1 घंटा या 2 घंटा के लिए जाकर आएंगे, वो तो वहाँ पर है। तो आवाम का तो साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी, आवाम का हम नुकसान कर भी नहीं सकते। ये तो जो टेररिस्ट है वो जो हमारे खिलाफ है, हम सिर्फ उनका करते हैं, आवाम का कर दिया तो फिर हमारे ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा फिर मतलब कुछ रहा ही नहीं वो सर। एक अगला सवाल पूछा है हमारे अगेन मेंबर हैं सुधांशु दीक्षित जी। उन्होंने पूछा है कि आप स्पेशली CIGW में या आप कश्मीर में जब ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तब 2 टीम है, एक टीम फिजिकली बहुत फिट है या, और दूसरी टीम ऑपरेशनली मैच्योर्ड है, मतलब ऑपरेशन बेहतर कर सकती है। तो ये दोनों में पहचानने के लिए क्या कुछ की इंडिकेटर्स क्या होंगे जो आप देख करके पहचान सकते हो कि ये ऐसी है लेकिन अभी ऐसे नहीं पहुंच पाई है, ऑपरेशनल एक्सपोजर उनको उतना नहीं है या मैच्योर नहीं है? सब किसी भी टीम का फिजिकल एक पार्ट है, फिजिकल भी करे वहाँ तक पहुँचना काफ़ी हार्ड है, लेकिन उसका जो माइंडली है, जो सोच है, जो उसकी ट्रेनिंग है, वो उसकी मसल मेमोरी होनी चाहिए। मसल मेमोरी का मतलब है कि हम किसी भी इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, उसे कोई हमारे को खबर मिली है, उसकी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि खबर कौन सी है। खबरें 2 प्रकार की होती है, जैसे बैकग्राउंड खबर है, कॉन्टैक्ट खबर है। उस खबर के ऊपर प्लानिंग कि ये खबर कौन से इलाके की है, वो इलाका किस टाइप का है, वहाँ पर ऑपरेशन हम करेंगे तो कितनी हमें मान के चलो ट्रूप्स की ज़रूरत होती है, या इलाके के अंदर कैसे कैसे इक्विपमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद में उस इलाके के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों का हमारे साथ में कितना सपोर्ट है, वो भी एक दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। हम वहाँ चले जाए, कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिसके अंदर आसपास का हमें कम सपोर्ट है, लोगों का यदि सपोर्ट है हमारा, तो हम मान के चलते कि ऑपरेशन बहुत जल्दी सक्सेस होता है, क्यों? वो हमारे को पक्की खबर, मिनट की खबर देते हैं। फिजिकल अच्छी चीज़ है, फिजिकल होना, फिजिकल के बगैर कोई भी टीम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन फिजिकल के साथ साथ में उस इलाके की ट्रेनिंग मसल मेमोरी के अंदर फिट होनी चाहिए कि उसको यदि कह दिया कि आपको फलाने गांव के अंदर खबर मिली कि उस गांव के अंदर ऑपरेशन करना है, 2 या 3 टेररिस्ट है, तो उनके दिमाग के अंदर रूट, उसके बाद में उस इलाका किस टाइप का इलाका है, गांव का है, जंगल का है, तो वहाँ पर कितना उसके हथियार इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो ये ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कब आएगी साहब? ये बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मसल मेमोरी में सेट हो जाती है ये सब। थैंक यू साहब। कान्हा साहब, मेरे ख्याल से हम कई साल बाद मिले हैं अभी, है ना?
बट मिलने के बाद वो फिर से पुराना पलटन वाला बिल्कुल दोबारा से याद आ गया। आपके साथ जितना भी सीखा, जितना हम लोगों ने एक साथ काम किया, सर और बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब व्यूअर्स को बिल्कुल पसंद आएगा, उनको पता लगेगा कि एक बंदा ग्राउंड पर भी अच्छा हो सकता है, पेपर पे भी अच्छा हो सकता है, कोर्सेज में भी अच्छा हो सकता है। और आपने सारी चीज़ें करी हैं साहब, और यहाँ आने के लिए धन्यवाद साहब। बहुत बहुत साहब आपका, आपकी टीम का और जितने यूजर्स इस चैनल को देख रहे हैं उन सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारी यूथ है उनके अंदर कितना भी हम काम करें, लेकिन देशभक्ति जो है वो एक हकीकत में सबसे बड़ी भक्ति है साहब। देश के प्रति जिसके अंदर भावना है, उससे बड़ी कोई भक्ति या कोई काम है ही नहीं। और यदि हम इस मातृभूमि के लिए रक्षा कर रहे हैं, मातृभूमि के लिए हम भारतीय सेना में आ रहे हैं, तो सबसे उसका जीवन एक सफल होने का जो हम टारगेट बताते हैं यही है। और सभी यूथ से मैं यही कहूँगा कि यदि अपनी ज़िंदगी में मौका मिले तो एक बार देश सेवा ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू साहब। जय हिंद थैंक यू साहब। साहब, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद साहब।